ट्रेडिंग और जुआ में क्या फ़र्क है? ठीक है। ट्रेडिंग और जुआ में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो है मुमकिनात यानी प्रोबेबिलिटीज़ का। अच्छा सर, स्मार्ट मनी क्या है और इसकी इस मार्केट के अंदर क्या अहमियत होती है? क्या आम ट्रेडर स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर सकता है? जी बिल्कुल ट्रैक कर सकते हैं। सर, लिक्विडिटी इंजीनियरिंग क्या होती है और स्मार्ट मनी जो है वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए कैसे यूज़ करता है? क्यों इसे हलाल समझता हूँ ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिजिकल होल्डिंग नहीं होती इसलिए ये काम हराम है। लेवरेज को कहा जाता है जी हराम है, ठीक है। यानी मैं ये सोचता हूँ कि मैं मरने के बाद कब्र में या हशर में अल्लाह के सामने जाऊंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। सर, क्या पाकिस्तान के अंदर ब्रोकर बनाना मुमकिन है? जी ब्रोकर बनाना मुमकिन है पाकिस्तान में। आमतौर पर ब्रोकर जो है वो कितना पैसा बनाता है? ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो सोशल मीडिया पर बड़े बड़े पे आउट्स देखने को मिलते हैं, स्क्रीनशॉट और वीडियोस आती हैं, इनकी क्या हकीकत है? ये कह लें कि ये आधा सच या चौथाई सच होता है। बड़े मालियाती इदारे जिसे हम इंस्टीट्यूट्स कहते हैं, वो रिटेल ट्रेडर्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं? हिरन का शिकार करके उसे खाना उसकी मजबूरी होती है, वरना मर जाएगा। तो इसी तरह इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आईसीटी के बाद आया। 2014 में मैंने इस पे आर्टिकल लिखा था, मैंने लंदन, और मैंने इसको मैंने गैप कैंडल के नाम से कहा था। और ये मेरी गैप कैंडल की टेक्निक 2014 से काम कर रही है और अभी भी बहुत बहुत पावरफुल है, बिकॉज इट इज अ फेयर वैल्यू गैप। गा गी गे जहां पर आ गया, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हाँ भी फ्यूचर की, जहां गा गी गे आ गया तो वहां मार्केट जो है, वहां मार्केट बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होती है। डार्क पूल्स क्या होते हैं और रिटेल ट्रेडर्स पर इनका क्या असर होता है? क्या आप मशवरा देंगे कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को किसी और इंडिकेटर के साथ, आरएसआई, मूविंग एवरेज या मैकडी के साथ इस्तेमाल करके जोड़ के यूटिलाइज किया जा सके? नहीं, सब लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। इसी तो जान छुड़ा के हम वॉल्यूम पे यूज करते हैं कि वो एक लीडिंग इंडिकेटर है, यानी प्राइस के बाद सबसे बड़ा लीडिंग इंडिकेटर वॉल्यूम है। सर, ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग क्या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट तो आएगा एआई की वजह से, लेकिन बात पर बिलीव करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम ऑटोमेटेड बनाना नियरली इम्पॉसिबल है कि जो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दे। तो क्या क्वांटम कंप्यूटिंग जो हमें ट्रेडिंग के अंदर भी कोई मदद फराहम कर सकती है? आप क्या कहते हैं कि बीएसए के अंदर भी कोई ऐसा बोर्ड डेवलप किया जा सकता है, या आपने कोशिश तो की होगी? माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। मैं उससे खुफिया नहीं कहूँगा, मैं बड़ा ओपनली बताता हूँ, ठीक है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, ट्रेडिंग में भी आप डिसिप्लिन नहीं होंगे और लॉस करेंगे। तो आपने कितना पैसा जो है वो सीखने में इन्वेस्ट किया? $4,000 2 दिन के लिए। 3 दिन का फिर कोर्स था, $5,500 $8,000 का। फिर मार्केट में ₹1 इन्वेस्ट किए बगैर $12,000 को लर्निंग पे खर्च कर दिया। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक आम ट्रेडिंग डिस्कशन नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो मालियाती मार्केट्स में कामयाबी और नाकामी के दरमियान फर्क पैदा करता है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के दरमियान सबसे बड़ा फर्क क्या है? स्मार्ट मनी किस तरह से मार्केट को कंट्रोल करता है? रिटेल ट्रेडर्स बार बार एक ही गलती का शिकार क्यों होते हैं? और ये सबसे अहम सवाल, क्या हम इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट को समझकर खुद को मार्केट के अंदर पैसा बनाने के काबिल बना सकते हैं? ये तमाम सवालात वही लोग समझा सकते हैं जो इस गेम को अंदर से जानते हैं, जो ना सिर्फ इस मार्केट में कामयाब हैं बल्कि दूसरों को भी इस सफर में कामयाब कर चुके हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के फ्रेमवर्क को मुतारफ करवाया और 9 साल से जिनकी तहकीक, तज्जिया और ट्रेडिंग फिलॉसफी को हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं। वो ना सिर्फ एक कामयाब ट्रेडर हैं बल्कि मैं फख्र महसूस करता हूं कि वो मेरे मेंटोर भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं साजिद खान गौरी साहब की, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, वाइकॉफ मेथड और वॉल्यूम मेथड्स के माहिर हैं। 7 साल से दुनिया के सबसे बड़े ब्रोकर्स में से एक ब्रोकर एक्सम के उर्दू जुबान के ऑफिशियल ट्रेनर भी हैं। एज अ इंस्ट्रक्टर वहां पर अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस चैनल CNBC के गेस्ट एनालिस्ट भी हैं। आज हम उनसे वो बातें सीखेंगे जो आमतौर पर किसी किताब, किसी कोर्स या YouTube वीडियो में नहीं मिलती, और डेफिनेटली आप आज की इस पॉडकास्ट के सेशन को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो सीट बेल्ट बांध लें, चलते हैं, शुरू करते हैं। सर, ट्रेडिंग और जुआ में क्या फर्क है? देखिए, ट्रेडिंग और जुआ में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है मुमकिनात यानी प्रोबेबिलिटीज का। अगर हम जुआ की बात करें, गैम्बलिंग, तो वो मोस्टली 50-50% प्रोबेबिलिटी खेला जाता है कि या तो विन या लूज। लेकिन
ट्रेडिंग कह लें या तिजारत कह लें, बिजनेस कह लें, ये इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 70 to 80% नहीं है तो ऑलमोस्ट आप इसमें भी अब जुआ कर रहे हैं। यानी जुआ तो हम किसी फील्ड में भी खेल सकते हैं। तो अगर 70-80% विन प्रोबेबिलिटी के साथ कोई भी काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो तिजारत होती है। तो ट्रेडिंग में यही मैं सिखाता हूँ कि जब तक आपको हाई प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी यानी ज्यादा मुमकिनात वाला मौका ना मिले उस वक्त तक आप ट्रेड ना लगाएं। तो अगर आप 80% प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो ये ट्रेडिंग है, और अगर 50-50 के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो जुआ है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। सर प्रोबेबिलिटी को इन्हांस कैसे किया जा सकता है? जुए में तो 50-50 होता है, यानी कि या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग में भी तो लॉस और प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, तो प्रॉफिट के चांसेस किस तरह बढ़ाए जा सकते हैं? देखिए, प्रॉफिट के चांसेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें ट्रेडिंग की उस एनवायरनमेंट को बड़े अच्छे से समझना होता है। जैसे इसमें सबसे बड़ा टाइम फैक्टर होता है कि अगर लेट्स से कि आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पेयर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका सेशन कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, उसके मोमेंट टाइम्स क्या हैं, उसमें न्यूज़ का वक्त कब आ रहा है। फिर उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आ जाते हैं कि उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जो कि एक बहुत बड़ी रियलिटी मार्केट में वो कहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप उसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें अगर आप उनको जमा कर लेते हैं तो हम उसको हाई प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी कहते हैं। यानी सारी चीजें अगर एक तरफ इंडिकेट कर रही होती हैं तो आपकी ट्रेड के कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और यही अगर अपॉर्चुनिटी आप सिलेक्ट करें तो आपको ट्रेडिंग में कामयाबी आपको मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो मेक श्योर करें कि आपने पी फॉर प्रोवाइडर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको ट्रेडिंग के हवाले से बहुत सी वीडियोस आती हैं, साथ में लाइव सेशंस होते हैं, फ्री कोर्सेज मिलते हैं, और साथ ही में सिग्नल का भी हमारा ग्रुप बना हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं, इसलिए इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। चले वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। अच्छा सर, एक अच्छे ब्रोकर की क्या खसूसियात होती हैं? देखिए, अच्छे ब्रोकर में तो सबसे पहले रेगुलेशन कि मैं जो समझता हूँ कि एक अच्छा इंटरनेशनल ब्रोकर के पास टॉप रेगुलेशन होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेशन है एज़िक, ASIC, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कमीशन, अगर उनकी रेगुलेशन है। साथ साथ इंग्लैंड UK से FCA, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी की रेगुलेशन है। फिर यूरोपियन रेगुलेशन है जिनमें साइजेक सरफहरिस्त हैं। तो अगर इस तरह किसी ब्रोकर के पास टॉप रेगुलेशंस हैं तो ये सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ ट्रस्ट बनता है वो सबसे पहले रेगुलेशन का बनता है। फिर दूसरे फीचर्स आ जाते हैं कि वो ब्रोकर कितना पुराना है, क्योंकि आजकल जो नए ब्रोकर्स आ रहे हैं उनमें फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हैं। तो ब्रोकर जितना ज्यादा पुराना हो, जैसे 15-20 साल से मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, तो ये एक और ट्रस्ट फैक्टर होता है। उसके बाद फिर उसकी सर्विसेज पे आ जाते हैं कि उनके विड्रॉल्स कितने क्विक हैं, उनके डिपॉजिट मेथड्स उनके पास कितने अवेलेबल हैं, जितने ज्यादा डिपॉजिट मेथड अवेलेबल हैं उतना ही मतलब ये कि लेजिटिमेसी को एक पॉइंट करता है। फिर उस विड्रॉल इनके कितने क्विक हैं, इनकी कस्टमर सर्विस से लोग कैसे सेटिस्फाइड हैं। यूजुअली लोग ट्रस्ट पायलट को देखते हैं। ट्रस्ट पायलट पे बहुत से लोग ऐसे भी जाके रिव्यू दे देते हैं जो अपनी गलती से नुकसान कर बैठते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल के ट्रस्ट पायलट एक बहुत अच्छा मेजरिंग इंडिकेटर है कि ब्रोकर लेजिट है नहीं। और फिर उसके बाद उनकी ट्रेडिंग एनवायरनमेंट के वो फेक स्पाइक्स तो नहीं दे रहे, जैसे बहुत से ब्रोकर्स US न्यूज पर फेक स्पाइक देके अब बहुत लोगों को नुकसान करवाते हैं। तो इसी तरह और भी अगर हम डिटेल में जाएं तो ऐसे कुछ 10 से 15 इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम देखें तो पता लगता है कि जी ये ब्रोकर लेजिटिमेट है या रियल जेन्युइन ब्रोकर है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो देखना होता है कि वो कहाँ पे जो है वो लीगलाइज है और कहाँ से जो है वो उनको सर्टिफिकेशन जो है मिली हुई है, जिस तरह आपने ऑस्ट्रेलिया का बताया। एग्जैक्टली। अच्छा सर, ए बुक और बी बुक के अंदर क्या फ़र्क होता है और इसे हम कैसे पहचान सकते अच्छा, सबसे पहले ए बुक और बी बुक मैं बताऊं कि आपके बहुत सारे जो नाज़रीन होंगे उन्हें ए बुक और बी बुक का पता ही नहीं होगा। ए बुक क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा दूं। देखिए, ए बुक क्या होता है कि जब आप ट्रेड लगाते हैं तो ब्रोकर के पास वो ट्रेड जाती है। यूजुअली जो अच्छा ब्रोकर होता है उसके लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि बैंक्स होते हैं। जितना बड़ा ब्रोकर होगा उतना बड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइडर होगा। अगर वो ट्रेड में से सिर्फ स्प्रेड चार्ज करके और थ्रू कर देता है तो दैट इज कॉल्ड ए बुक। वो ए बुक कहलाता है। इसमें ब्रोकर को सिर्फ स्प्रेड मिलता है। बी बुक ये होता है कि ट्रेड ब्रोकर के पास गई और ब्रोकर ने उसे LP को थ्रू नहीं किया, यानी उर्फ आम में कह लें कि इंटरनेशनल मार्केट में नहीं भेजा और ट्रेड अपने पास होल्ड कर ली, ये बी बुक कहलाता है। तो ए बुक और बी बुक में ये मतलब ये बुनियादी तौर पे फर्क होता है। तो अब आप सवाल पूछें, वो दोबारा रिपीट करें सवाल। मैं ये अभी आपने डिफरेंस तो बता दिया कि ए बुक और बी बुक हम कैसे पहचान सकते हैं, एक आम बंदा जो है वो किस तरह पहचान सकते इसका एक सिंगल अल्फाज में नो, आपके पास कोई तरीका नहीं कि आप पहचान सको कि ये ए बुक है या बी बुक है। ज्यादातर ब्रोकर्स या कहना चाहिए सारे के सारे ब्रोकर्स बी बुक ब्रोकर्स होते हैं। तो अगर कोई ब्रोकर दावा भी कर रहा है कि हम ए बुक ब्रोकर हैं तो ए बुक का लाइसेंस तो होता है उनके पास, बट इन प्रैक्टिस ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि
सबके सब भी बुक रन करते हैं। ओके सर, क्या पाकिस्तान के अंदर ब्रोकर बनाना मुमकिन है? जी, ब्रोकर बनाना मुमकिन है पाकिस्तान में, लेकिन इसमें आप फिर किसी हद तक इंटरनेशनल मार्केट से डिटैच हो जाते हैं। यानी पाकिस्तान में दो बड़ी एक्सचेंजेस हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल मार्केट्स को ये प्लेटफॉर्म मुहैया करती है कि वहाँ पे ऑपरेट कर सकें, और बाकी जो मार्केट्स हैं जिसमें कमोडिटीज हैं, करेंसीज हैं, ये PMEX में। तो अगर आप ब्रोकर बनाएं और PMEX से लाइसेंस लें तो डेफिनेटली आप ऑपरेट कर सकते हैं, बट इसमें किसी हद तक आप इंटरनेशनल मार्केट से डिटैच रहते हैं। प्राइस वाइज तो डेफिनेटली प्राइस सेम रहती है हर जगह, वरना आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाती है। तो PMEX से अगर लाइसेंस ले तो आप डेफिनेटली पाकिस्तान में भी ब्रोकर बना सकते हैं। आमतौर पर ब्रोकर जो है वो कितना पैसा बनाता है? ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि होता ये कि 95% लोग जो है इस मार्केट में लॉस करते हैं। ठीक है, 90 to 95%, ये थोड़ा वेरी करती है, बट हम जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक हम कह लेते हैं कि 90 to 95% लॉस करते हैं। तो अगर ब्रोकर, अगर नहीं बल्कि यकीनन ब्रोकर भी बुक रन कर रहा होता है, तो ये जो लॉस होता है ब्रोकर के पास जा रहा होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसका क्लाइंटेज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। बट मतलब ये इतना ज्यादा है कि हमारी सोच से भी बाहर है। अच्छा सर, प्रॉप फर्म्स की क्या हकीकत है जो कि आपको $100 देने पड़ते हैं और $10,000 का अकाउंट मिल जाता है, या $500 दे के $1,00,000 का अकाउंट मिल जाता है, इसकी क्या हकीकत है? अच्छा, प्रॉप फर्म्स का जो आइडिया है ना, ये बहुत पुराना है, पाकिस्तान में बहुत लेट आया। अगर आप US UK में देखें तो प्रॉप फर्म का आइडिया बहुत पुराना है, और आइडिया बुनियादी तौर पर यही था कि ऐसा इन्वेस्टर जिसके पास बहुत पैसा है और वो चाहता है कि अपने पैसे को पे मुख्तलिफ ट्रेडर्स हायर करे और उनको अपना पैसा दे चंक्स में, और वो ट्रेड करके उसे प्रॉफिट कमा के दे। तो बुनियादी तौर पर आइडिया ये। लेकिन जैसे अभी प्रॉप फर्म की एक लहर आई 2015-2016 पाकिस्तान में, तो उन्होंने इस मॉडल को डिफरेंट वे में यूज किया। उन्होंने जो लोग फी पे करके अकाउंट खरीदते थे, उन्होंने उनके रूल्स, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जो ट्रेडर के लिए काफी मुश्किल कर दिया। फिर उन्होंने कुछ हिडन रूल्स बनाए। रूल्स आर गुड, लाइक ट्रेडर को वो एक मतलब एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉप फर्म ऐसे रूल्स बना लेती है जो कि बहुत ही हिडन है, और उनका जिस पर्पज ये है कि हमने अपने क्लाइंट को फील करना है ताकि उसकी फी को हम हासिल कर सकें एज ए प्रॉफिट, तो इस मॉडल ने काफी बदनाम किया प्रॉप फर्म को। लेकिन अभी भी अच्छी प्रॉप फर्म्स हैं US UK से जो इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करती, और उनके पास डिफरेंट बिजनेस मॉडल हैं। तो अगर प्रॉप फर्म अच्छी है और बहुत टाइम से मौजूद है, उन्होंने कोई पे आउट डिक्लाइन नहीं किए हैं, तो इट्स गुड टू वर्क विद देम। ओके सर, और ये जो सोशल मीडिया पर बड़े बड़े पे आउट्स देखने को मिलते हैं, स्क्रीनशॉट और वीडियोस आती हैं, इनकी क्या हकीकत है? क्या ये सच होते हैं? ये कह लें कि ये आधा सच या चौथाई सच होता है। जो बड़े बड़े पे आउट्स आपको सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, इनमें सबसे पहले आप ये देखें कि जो पे आउट लगा रहा है उसका पर्पस क्या है। बेसिकली मार्केटिंग है, ठीक है, और वो पूरा सच नहीं बता रहा। अब मेरे एक ट्रेडर से मुलाकात हुई जो कि बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, इटली से उनका ताल्लुक है, और उनके तकरीबन 100K के ऊपर के पे आउट्स हैं। और मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह ट्रेड करते हैं, क्या आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं? तो उन्होंने क्लियरली जवाब दिया कि नहीं, मैं प्रॉप फर्म से मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता, मैं अकाउंट खरीदता हूँ, गैम्बलिंग करता हूँ या हाई रिस्क ट्रेडिंग करता हूँ ताकि इससे पैसा आए। मैंने सवाल पूछा क्यों? उन्होंने कहा मेरा पैसा है नहीं, और वैसे भी प्रॉप फर्म्स भाग जाती हैं, तो इससे पहले कि वो भागे हम उन्हें लूट लें। तो मतलब उस फ्रेम ऑफ माइंड से मैंने देखा, तो जो बड़े पे आउट्स होते हैं उनमें यही होता है कि वो सारा सच नहीं बता रहे होते, मतलब ये नहीं बता रहे होते उन्हें 100-200 अकाउंट ब्लो करने के बाद ये पे आउट हुआ है, तो वो पूरा सच नहीं होता। अच्छा सर, बड़े मालियाती इदारे जिसे हम इंस्टीट्यूट्स कहते हैं, वो रिटेल ट्रेडर्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं? देखिए, इस मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेट्स होते हैं, ठीक है। अगर मार्केट मेकर्स को अलग रखते हैं जो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके हर किसी का पर्पस होता है, डिपेंड करता है कि कितने टाइम होराइजन पे वो ट्रेड कर रहा है। अगर तो उसका टाइम होराइजन लंबा है तो वो रिटेल ट्रेडर से उसका कोई कंसर्न नहीं है। जैसे मिसाल है 3 महीने या 6 महीने उसकी जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो वो, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर को टारगेट करते हैं ये वो स्मार्ट ग्रुप्स होते हैं जो बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम पे काम कर रहे होते हैं और बहुत छोटे प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये इनका टारगेट करने का तरीका बड़ा सिंपल तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये होता है कि इनके ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं। अगर ये रिटेल ट्रेडर को टारगेट नहीं करते और मार्केट में इन होते हैं तो इनका ऑर्डर स्लिप करता है, और इस स्लिपेज की वजह से इनका प्राइस इनके ऑर्डर के अगेंस्ट ही मूव करना शुरू कर देती है। तो इसलिए इनकी मजबूरी होती है कि रिटेल ट्रेडर को टारगेट करें। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि जैसे जंगल में शेर अगर हिरन का शिकार करता है तो उसकी हिरन से दुश्मनी नहीं होती, हिरन का शिकार करके उसे खाना उसकी मजबूरी होती है, वरना मर जाएगा। तो इसी तरह इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स होते हैं
जो रिटेल ट्रेडर को टारगेट करते हैं, इनके स्टॉप लॉसेस को टारगेट करते हैं, क्योंकि एंट्री जो है वो एक जगह नहीं होती। आप कोई और मेथड यूज कर रहे हैं, मैं कोई और मेथड यूज कर रहा हूँ, हर कोई अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं। टीपी भी एक जगह नहीं होते, कोई लगाता है कोई नहीं लगाता, कोई लंबा लगाता है, लेकिन सबके स्टॉप लॉसेस सपोर्ट के नीचे और रेजिस्टेंस के ऊपर होते हैं। तो वहां पे उन्हें एक ऐसा क्लस्टर मिलता है जहां पे वो अपना बड़ा ऑर्डर विदाउट स्लिपेज के फिल करा सके। तो ये समझ लें कि जो बड़े ट्रेडर्स या बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिटेल ट्रेडर को टारगेट कर रहे हैं, इनको मार्केट में इन होने के लिए भी रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस चाहिए होते हैं और मार्केट से आउट होने के लिए भी रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस चाहिए होते हैं। तो बुनियादी तौर पे उनके स्टॉप लॉसेस को टारगेट करके ये अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कराते हैं। अच्छा सर, स्मार्ट मनी क्या है और इसकी इस मार्केट के अंदर क्या अहमियत होती है? अच्छा, स्मार्ट मनी बुनियादी तौर पे एक नाम है। ये नाम उन लोगों को दिया जाता है जिनके डीप पॉकेट्स होते हैं, तो इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जैसे अगर रिचर्ड डी मिल वाइकॉफ इन्हें कंपोजिट ऑपरेटर कहते थे, अब इनको बॉयज विद डीप पॉकेट्स भी कहा जाता है, बिग बॉयज कहा जाता है, बिग प्लेयर्स कहा जाता है, वेल्स या स्मार्ट प्लेयर या स्मार्ट मनी। तो जैसे एक ही नाम है उन लोगों का जो एक सिंडिकेट की सूरत में काम करते हैं, कि बहुत सारे वेल्दी ट्रेडर्स मिले और उन्होंने किसी भी कोई भी कैंपेन एक साथ शुरू करते हैं, तो स्मार्ट मनी इनको कहा जाता है। और जैसे अभी हमने पिछले सवाल में जिक्र किया कि इनका काम करने का तरीका मतलब देखा जाए तो जो लोग मार्केट समझते हैं उनके लिए बड़ा सिंपल है कि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को टारगेट करते हैं अपने बड़े ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए। स्मार्ट मनी आमतौर पर लिक्विडिटी ग्रैब और स्टॉप फंड्स करते हैं, तो उनसे उनको क्या फायदा हासिल होता है? आपने पहले बताया कि वो एग्जिट करते हैं या एंट्री लेते हैं, तो उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता उनका? उनके बगैर इसलिए गुजारा नहीं हो सकता कि इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक आम मार्केट है, अगर उस मार्केट में आप 2 लीटर दूध खरीदना चाहें, उसे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। लेकिन अगर एग्जांपल है कि 2 करोड़ लीटर दूध खरीदना चाहें, प्रॉफिट बना के बेचना चाहें, तो ये आसान नहीं होगा, उसमें फिर उतनी सप्लाई आपको चाहिए होती है। तो बिल्कुल इसी तरह ये ट्रेडर इनके ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं और वो ऑर्डर के अगेंस्ट इनको उतनी लिक्विडिटी चाहिए होती है, दूसरी तरफ का पेंडिंग ऑर्डर चाहिए होता है, जो कि उन्हें आम मार्केट कंडीशन में नहीं मिलता। और वो उनको उसी वक्त मिलता है जब वो स्टॉप लॉस हंट करें, रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस के प्लेस पर अपना एंट्री ऑर्डर लगाएं, प्राइस को ड्राइव करें ताकि वो ऑर्डर, उनका जो एंट्री ऑर्डर है वो स्टॉप लॉस के साथ एग्जीक्यूट करे और मार्केट मूव करे। तो बुनियादी तौर पे फायदा ये होता है, अगर इन शॉर्ट में बताऊं, कि उनके ऑर्डर को स्लिपेज नहीं मिलती और उनकी मनपसंद प्राइस पे उनका ऑर्डर फिल हो जाता है। इस वजह से उनकी मजबूरी होती है कि वो रिटेल ट्रेडर को टारगेट करें। अच्छा सर, क्या आम ट्रेडर स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर सकता है? जी बिल्कुल ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम मेथड सीखें, वॉल्यूम के दुनिया में बहुत सारे मेथड्स हैं, तो अगर वॉल्यूम को आप गहराई से समझते हैं कि वॉल्यूम मार्केट में कैसे काम करता है, और अगर इसको देखा जाए तो इस पे पहली बुक 1898 में आई थी, द गेम इन वॉल स्ट्रीट। उसके बारे में जो वॉल्यूम की वर्किंग बताई गई थी, 127 साल के बाद आज भी वॉल्यूम ऐसे काम करता है। तो अगर वॉल्यूम को आप गहराई से समझते हैं, वॉल्यूम का कोई भी मेथड गहराई से समझते हैं, तो आप स्मार्ट प्लेयर्स के फुटप्रिंट को टारगेट करके उनके साथ साथ चल सकते हैं, मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। अच्छा सर, क्या स्मार्ट मनी हमेशा मार्केट में जीतती है या उनके खिलाफ भी ट्रेडिंग होती है? देखिए, स्मार्ट मनी जो है वो कोई एक ग्रुप तो नहीं है, बहुत सारे ग्रुप हैं, ये हजारों लाखों ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये आपस में इनकी रिश्तेदारी भी नहीं होती, ठीक है। बिजनेस की दुनिया है, प्रॉफिट के लिए हर कोई काम कर रहा होता है, तो कम से ये एक दूसरे का शिकार भी कर लेते हैं। एक बिल्कुल जंगल की तरह है, जैसे बहुत सारे शेर हैं, शेर भी एक दूसरे को अटैक करके मार देते हैं। तो स्मार्ट जो प्लेयर है उसकी कामयाबी इसी बात में है कि वो अपनी एक्टिविटी को खुफिया रखे। तो वॉल्यूम के अंदर भी अगर वो अपनी एक्टिविटी को किसी हद तक खुफिया करने में कामयाब हो जाता है तो वो प्रॉफिट बना लेता है। लेकिन अगर कोई स्मार्ट ग्रुप्स तो ऐसी गलती हो जाती है कि वो वॉल्यूम एक्टिविटी में अपने आप को हाइड नहीं कर पाते, तो दूसरे स्मार्ट ग्रुप्स उन्हें टारगेट कर लेते हैं। तो आप ये समझ लें कि स्मार्ट मनी भी पैसा लूज करती है अगर वो गलती कर जाए तो। अच्छा सर, अगला सवाल है, मार्केट मेकर्स कौन होते हैं और इनकी क्या अहमियत होती है और क्या यही मार्केट को अप एंड डाउन करवा रहे होते हैं? अच्छा, ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है हमारे पास लोगों के। बहुत सारे लोगों ने जिनको इस मार्केट का इतना गहराई से नॉलेज नहीं है, उन्होंने मार्केट मेकर्स के नाम से मुख्तलिफ चीजें एसोसिएट की हुई हैं। सर, कई लोग तो ये कह रहे हैं स्मार्ट मनी ही मार्केट मेकर है। नहीं, ऐसा नहीं, या ब्रोकर ही स्मार्ट आपका मार्केट मेकर है? ब्रोकर मार्केट मेकिंग करता है, ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा गहराई से समझना होगा। देखिए, मार्केट मेकर वो होता है जो मार्केट क्रिएट करता है। मार्केट मेकर इन फॉरेक्स में बात करें तो बड़े कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जेपी मॉर्गन, स्टैनली मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, डॉइचे बैंक, इस तरह यू जस्ट नेम इट, कोई 200 से ऊपर बड़े बैंक्स और छोटे बैंक्स तो फिर हजारों की तादाद में। ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स लगा के रखते हैं, यानी प्राइस जहां पर मौजूद होती है उससे ऊपर के पेंडिंग सेल ऑर्डर और नीचे के पेंडिंग बाय ऑर्डर्स जो बड़ी तादाद मौजूद होते हैं, ये मार्केट मेकर्स लगाते हैं। तो मार्केट मेकर चूंकि पेंडिंग ऑर्डर के साथ काम कर रहा होता है, तो पेंडिंग ऑर्डर मार्केट को मूव नहीं करा सकता। पेंडिंग ऑर्डर मार्केट की मूव को रोक जरूर सकता है कि अगर बहुत बड़ी तादाद में मार्केट ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मार्केट की मूव को स्टॉल जरूर कर सकता है, लेकिन पेंडिंग ऑर्डर मार्केट
जो मूव नहीं कराता। तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि मार्केट मेकर्स एक्चुअली मार्केट मूव नहीं कराता, ये वो स्मार्ट प्लेयर्स या स्मार्ट ग्रुप्स होते हैं जो मार्केट ऑर्डर्स के साथ आते हैं, यानी जो डायरेक्ट ऑर्डर्स के साथ आते हैं और लिक्विडिटी को कंज्यूम करते हैं और प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट करके कुछ एक साइड मूव कराते हैं। तो मार्केट मेकर वो मार्केट मूव नहीं करा सकता, इसका सिंपल सा जवाब यही होगा। सर लिक्विडिटी इंजीनियरिंग क्या होती है और स्मार्ट मनी जो है वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए कैसे यूज करता है? देखिए, लिक्विडिटी इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि स्मार्ट प्लेयर जब भी बाय करना चाहते हैं तो वो एक्यूमुलेट करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि अगर छोटी मार्केट है तो नेगेटिव न्यूज चला के प्राइस को गिराएंगे और बहुत बड़ी तादाद में एक बाइंग कैंपेन स्टार्ट करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे। और अगर मार्केट बहुत बड़ी है फॉरेक्स इतना, तो फिर किसी नेगेटिव न्यूज पर ये अपॉर्चुनिटी हासिल करते हैं कि उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल है उसके साइज की वजह से। तो एक्यूमुलेशन के दौरान वो इस तरह से मार्केट को जब एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स जो है वो देखते हैं कि मार्केट सपोर्ट पर है, रेंज कर रही है। उस रेंजिंग के दौरान बहुत सारे रेंज बेस्ड ट्रेडर भी उस रेंजिंग के दौरान जब बाय कर रहे होते हैं तो उस एरिया से नीचे वो अपने स्टॉप लॉसेस लगा रहे होते हैं। तो लिक्विडिटी इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यानी कि वहां पर लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही होती है। जैसे स्मार्ट प्लेयर जो है वो मार्केट को बाइंग कैंपेन रन कर रहे होते हैं, एक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं, उसके नीचे स्टॉप लॉसेस जमा रहे होते हैं। ये लिक्विडिटी इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब इनफ स्टॉप लॉसेस जमा हो जाते हैं तो वो फिर प्राइस नीचे आती है, वो अपना एंट्री ऑर्डर वहां पर रखते हैं, प्राइस नीचे आती है, दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, स्टॉप लॉस हंट होते हैं और प्राइस ऊपर मूव कर जाती है। तो बुनियादी तौर पर लिक्विडिटी इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि मार्केट को चर्न करा के बाइंग या सेलिंग की कैंपेन स्टार्ट करके और रिटेल ट्रेडर को इंड्यूस करके उसके जब वो स्टॉप लॉसेस लगाता है तो उन्हें स्टॉप लॉसेस को हम लिक्विडिटी के तौर पर लेते हैं और इसी को लिक्विडिटी इंजीनियरिंग कहा जाता है। अच्छा सर, मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग, इसको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखिए, इंस्टीट्यूशन जो ट्रेडर्स है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं अक्सर रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको इंस्टीट्यूट्स को समझना है तो वॉल्यूम की तरफ आपको आना ही पड़ेगा। ये दो मेथड्स ही नहीं होते। स्मार्ट प्लेयर्स के पास ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं वो बुनियादी तौर पे वो लेवल 3 डेटा का एक्सेस होता है जो कि फ्यूचर्स मार्केट में होता है, लेवल 2 स्टॉक मार्केट में होता है और फॉरेक्स में लेवल 1 होता है। तो लेवल 3 डेटा तक उन्हें रसाई होती है, ऑर्डर बुक तक उन्हें रसाई होती है। वो लेवल 3 डेटा को देखकर ट्रेड कर रहे होते हैं। लेवल 3 डेटा में हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी की सूरत में। फिर उसके साथ एक प्राइस लैडर जिसमें ऑर्डर हट रहे होते हैं, लग रहे होते हैं। ये लेवल 3 में ही लेवल 3 में आपको एक डीप प्राइस लैडर मिलती है। जो आपने बात की ना ऑर्डर फ्लो की, तो ऑर्डर फ्लो का जो एक्चुअली नाम है उसको फुटप्रिंट चार्ट कहा जाता है या आप उनको डेल्टा चार्ट्स कहते हैं। वो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स होते हैं। तो उसमें फिर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स को देखा जाता है कि कहाँ पर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं और कोई दूसरे ग्रुप्स हैं, अगर वो रिटेलर्स को टारगेट कर रहे हैं, बायर्स को ट्रैप किया, सेलर को ट्रैप किया। तो ऑर्डर फ्लो जो हमें एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में मदद करता है और प्राइस लैडर और लेवल 3 डेटा हमें पेंडिंग ऑर्डर्स में मदद करता है। और एक आपने और नाम लिया मार्केट प्रोफाइल। मार्केट प्रोफाइल का ये कॉन्सेप्ट 1978 में पीटर जे स्टीडल मेयर ने दिया था, CBOT शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के ताउन से। अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसी को अगर 90 डिग्री में फ्लिप करें तो ये मॉडल बनता है। इस मॉडल में प्राइस बेस्ड वॉल्यूम को ट्रैक किया जा रहा होता है और इसमें टाइम बेस्ड वॉल्यूम भी यूज होता है जो हम VSM इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें ये देखते हैं कि किसी सेशन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्लस्टरिंग कहाँ पर है, जिसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और फिर सेशन में 70% वॉल्यूम को वो वैल्यू एरिया कंसिडर करते हैं कि एक्चुअल इसकी वैल्यू सेशन में ये है। उस वैल्यू से अगर प्राइस ऊपर चली जाती है और एक्चुअल वैल्यू मूव नहीं करती तो वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड की तरह से ट्रेड करते हैं, ऊपर जाने पे सेल, नीचे जाने पे। लेकिन अगर मार्केट जो है वो ट्रेंड कर रही है तो जो एक्चुअल वैल्यू है मूव कर रही होती है, देन फिर वो उसको ट्रेंड ट्रेडिंग में करता है। तो मार्केट प्रोफाइल आपको ये हेल्प करता है कि अगर एक्चुअल वैल्यू मूव नहीं कर रही, सिर्फ प्राइस डिस्टॉर्ट हो रही है तो आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड में हेल्प करता है। और अगर एक्चुअल वैल्यू मूव कर रही है तो फिर आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर। अच्छा सर, मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर का एक नाम यूज किया जाता है, वो किस तरह से रिटेल ट्रेडर्स को एज दे सकता है? मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर एक्चुअली आपको बताता है कि जो चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है वो बैक एंड पे किस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। जैसे एक बिल्डिंग है, ताजा बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग में वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसके बाद वो मेन स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद उसके जैसे डोर्स या विंडोज लग रही हैं और अंदर के जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, इसी से माइक्रो स्ट्रक्चर है। तो माइक्रो स्ट्रक्चर ये बताता है कि मार्केट किस तरह से जो है वो परफॉर्म करती है, किस तरह से मार्केट रन करती है। उसमें आपको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि आप लिक्विडिटी कंज्यूमिंग ऑर्डर्स कहाँ हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग ऑर्डर्स कहाँ पर मौजूद हैं, और जब मार्केट ऑर्डर आते हैं तो इसके साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर क्लस्टर्स होते हैं। तो ये सारा नॉलेज मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें जब न्यूज आने वाली होती है तो मार्केट में लिक्विडिटी वैक्यूम क्रिएट होता है,
वो किस तरह क्रिएट होता है, किस तरह से ऑर्डर्स हटाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ये सारा नॉलेज मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर कहलाता है। तो अगर आपको गहराई से इसकी समझ है तो आप किसी भी स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से उस पर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप फुल टाइम ट्रेडर बने और अपनी भी ज़िंदगी बदल सकें जिस तरह से मैंने फूड पांडा से अपनी एक कामयाब ज़िंदगी बनाई है, तो हमारा एक कोर्स चल रहा है VSA मेथडोलॉजी का। उसके अंदर आप इनरोल कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी इनरोलमेंट अभी चल रही है और लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, तो अवेल कर लें और अपनी भी ज़िंदगी को कोशिश करके बदलने की कोशिश करें ताकि आप लोग कामयाब हो सकें। आज कोशिश करेंगे, हो सकता है कि अगले साल आप भी मेरे साथ इसी तरह बैठकर जो है वो वीडियोस बना रहे हों। जिस तरह हमने बहुत सी स्टोरीज़ कवर की हैं, बहुत से पॉडकास्ट इस चैनल के अंदर हमने पब्लिश किए हैं जिसमें मेरे बहुत से स्टूडेंट्स कामयाब हुए हैं, तो आप भी अगले मेहमान हमारे बन सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप भी खुद के लिए कुछ करें और इस कोर्स में इनरोल करें। चले वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। अच्छा सर, ऑर्डर बुक मैनिपुलेशन क्या होती है और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो हैं इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और रिटेल ट्रेडर को फिर उसमें ट्रैप किया जाता है? देखिए, ऑर्डर बुक मैनिपुलेशन के लिए सबसे पहले आपको ऑर्डर बुक को समझना होगा। अगर मार्केट छोटी है, मार्केट जैसे अगर फॉरेक्स से कंपेयर करें, फ्यूचर मार्केट कोई छोटी मार्केट होती है, तो इसकी ऑर्डर बुक का सबसे पहले आपको एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जो मैनिपुलेट करते हैं उनको डेफिनेटली इसका एक्सेस होता है, लेकिन इसको मैनिपुलेट करना अब लीगल नहीं रहा है। मिसाल के तौर पर आपने चंद साल पहले एक वाकया सुना होगा। लंदन में एक ट्रेडर थे नविंदर सिंह राव, उनके ऊपर उनको अमेरिका में चार्ज किया गया। उनको तकरीबन 300-400 साल की सजा दी गई और उनको चार्ज किया गया था मार्केट ऑर्डर बुक मैनिपुलेशन में। वो एक स्ट्रेटजी यूज करते थे, बेट एंड स्विच। उसमें फेक ऑर्डर्स लगाए जाते हैं और मार्केट की प्राइस को ड्राइव किया जाता है और इससे पहले कि वो ऑर्डर फिल हो, उन ऑर्डर को रिमूव कर लिया जाता है। यानी इस इंटेंट के साथ लगाए जाते हैं कि उनको फिल नहीं कराना। तो प्राइस को एक सर्टेन वे में ड्राइव किया जाता है, जिसको आप ऑर्डर बुक मैनिपुलेशन कह सकते हैं, लेकिन काफी हद तक ये इलीगल हो गई। ये तो ऑर्डर बुक मैनिपुलेशन आप कह सकते हैं कि मार्केट में इतनी नहीं होती। उस ऑर्डर बुक को समझकर स्मार्ट प्लेयर्स के साथ कैंपेन में शामिल होकर प्रॉफिट कमाया जाता है। अच्छा सर, स्मार्ट मनी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम के अंडर द रडार स्ट्रेटजीज बनाकर किस तरह से काम कर रहे होते हैं, और ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम्स को भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, HFT लाजमी नहीं है कि स्मार्ट मनी HFT सिस्टम ही यूज करें। HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम एक अलग चीज है जिसमें माइक्रो सेकंड्स में चंक ऑफ ऑर्डर, बहुत बड़ी तादाद में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कराए जाते हैं कि आपके और मेरे पलक झपकने से पहले मार्केट में ऑर्डर्स इन होकर आउट भी हो सकते हैं। उनमें इतनी सलाहियत होती है। तो HFT सिस्टम बुनियादी तौर पर उसके लिए जो भी HFT सिस्टम यूज करते हैं उसके लिए डेफिनेटली एक सर्टेन कॉस्ट होती है। उनके सर्वर जिस पे आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट कर, जहां से ऑर्डर स्टार्ट होते हैं, वो एक्सचेंज से जितना क्लोज होंगे उतना HFT को एज होगा। जैसे अगर शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज की बात करें तो बहुत सारे HFT सिस्टम है जो उनकी एक्सचेंज की दीवार के साथ उन्होंने अपने सर्वर लगाए हुए, क्योंकि जो ऑर्डर ट्रैवल करता है उसकी लेटेंसी, यानी वो बहुत कम से कम टाइम में पहुंचे तो ही आप दूसरों पर एज रख सकते हैं। तो HFT सिस्टम बुनियादी तौर पे ये है कि बहुत फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन होती है ताकि दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट से पहले जो है आप एज हासिल करें और प्रॉफिट कमा सकें। तो HFT सिस्टम एक अलग एरिया है जो स्मार्ट प्लेयर्स HFT सिस्टम वालों को कहा जाता है। लेकिन अगर ये कहें कि HFT सिस्टम ही स्मार्ट मनी है तो ये बात सही नहीं है। और भी दूसरे तरीके होते हैं स्मार्ट मनी के, मार्केट को मैनिपुलेट करके और प्रॉफिट कमाने के। डार्क पूल्स क्या होते हैं और रिटेल ट्रेडर्स पर इनका क्या असर होता है? देखिए, डार्क पूल्स आप ऐसे समझ लें कि ऐसी मिनी एक्सचेंजेस होती हैं। उन्हें एक्सचेंज करने का तो कहना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप ये समझ लें कि आउट ऑफ एक्सचेंज जो भी बाइंग और सेलिंग होती है, जो एक्सचेंज में अपीयर नहीं होती, वो डार्क पूल्स में होती है। हम इन्हें कह सकते हैं ये OTC प्रोवाइडर्स हैं या OTC ट्रेडिंग वगैरह। एक्चुअली इनका जो डेटा है वो रिपोर्ट नहीं होता, आप ये कह लें। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें गोल्ड की मार्केट, पाकिस्तान में गोल्ड की मार्केट की बात करें, हम एज्यूम करते हैं गोल्ड कहीं और ट्रेड नहीं होता, पाकिस्तान में ट्रेड होता है। तो एक तो मार्केट होगी जहाँ पे बाय और सेल ट्रेडर जो गोल्ड को बाय सेल कर रहे होंगे, लेकिन उस मार्केट से हटकर, उसके एक्सचेंज से हटकर हम इस कमरे में बैठे हुए और मैं आपको 1 टन सोना बेच देता हूँ, आप खरीद लेते हैं, तो सप्लाई डिमांड पे इफेक्ट आएगा जो कि एक्चुअल प्राइस पे असरअंदाज होगी, बट वो ट्रांजेक्शन एक्सचेंज में अपीयर नहीं होगी। तो डार्क पूल्स इस तरह असरअंदाज होते हैं कि वहां पे बाइंग सेलिंग तो होती है, क्योंकि बाई सेलिंग वो रिपोर्ट नहीं होती, सामने नहीं आती, लेकिन सप्लाई डिमांड पे असर डालती है, तो प्राइस पर वो इम्पैक्ट करते हैं। बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, प्राइस पर उनका इम्पैक्ट आता है, इस तरह वो मार्केट को इम्पैक्ट करता है। अच्छा सर, एक टिक डाटा होता है, तो इसका क्या असर होता है मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर भी और फॉरेक्स के अंदर? ये कोई फायदा देती है? देखिए, टिक डेटा जो आपने कहा ना, उसको बुनियादी तौर पर टिक वॉल्यूम हम कहते हैं।
मार्केट में दो तरह के वॉल्यूम होते हैं, रियल वॉल्यूम और टिक वॉल्यूम। अच्छा, रियल वॉल्यूम कहाँ होता है? जहां भी एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, जैसे स्टॉक मार्केट एक रूफ के अंडर पूरी मार्केट ट्रेड हो रही है, ठीक है। फ्यूचर मार्केट रूफ के अंडर पूरी मार्केट ट्रेड हो रही है, वहां तो वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम हमें मिल जाए। लेकिन जो ओटीसी मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट पूरी दुनिया में फैली हुई है, कोई एक एक्सचेंज नहीं है, यहाँ पर रियल वॉल्यूम हासिल करना पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जिस ब्रोकर या जिस हाउस के अंदर ट्रेड हो रही होती है, उसका जो वॉल्यूम होता है उसको हम टिक वॉल्यूम कहते हैं, क्योंकि वो एवरी टिक के ऊपर, या मैं टिक भी एक्सप्लेन करूँ, टिक क्या होता है। किसी भी प्राइस चार्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट मूवमेंट होती है, स्मॉलेस्ट मूवमेंट होती है, जैसे फॉरेक्स में हम बात करें तो पॉइंट्स या पिपिट्स की, तो फॉरेक्स में अगर एक पिपिट या एक पॉइंट की मूव है, दैट इज टिक, मार्केट टिक कर रही है। तो उस टिक के ऊपर जो वॉल्यूम जनरेट होता है उसी हाउस में, वेदर इट्स ब्रोकर और एक एक्सचेंज है, उसी हाउस में, उसको टिक वॉल्यूम कहा जाता है। टिक वॉल्यूम मजबूरी में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि रियल वॉल्यूम की एब्सेंस में टिक वॉल्यूम यूज किया जाता है। तो टिक वॉल्यूम को अगर हम डिजिट में यूज ना करें बल्कि उसको रिलेटिवली स्टडी करें प्राइस के साथ, तो डेफिनेटली वो भी रियल वॉल्यूम के क्लोज, ऐसे कह लें कि 80-90% क्लोज रिजल्ट देता है अगर उसको समझ के किया जाए तो। दैट इज कॉल्ड टिक वॉल्यूम। आइसबर्ग ऑर्डर्स, ये आइसबर्ग ऑर्डर्स जो है वो क्या होते हैं और स्मार्ट मनी इनको लिक्विडिटी ग्रैब करने में कैसे यूज करता है? देखिए, आइसबर्ग जो ऑर्डर्स होते हैं ना, बुनियादी तौर पर उनका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि स्मार्ट प्लेयर अपने बड़े ऑर्डर को छुपाने के लिए उसको तोड़ तोड़ के मार्केट में इंटर करता है एल्गो यूज करके। दैट इज कॉल्ड आइसबर्ग ऑर्डर। मकसद क्या होता है कि वो रिटेल ट्रेडर से भी खुफिया रहना चाहता है और अपने पीयर से भी खुफिया रहना चाहता है। इसको आइसबर्ग ऑर्डर कहा जाता है। और ये लाजमी नहीं है कि ये आइसबर्ग ऑर्डर एसएल हंटिंग के लिए इस्तेमाल हो। आइसबर्ग ऑर्डर का बुनियादी जो मकसद होता है कि अपने ऑर्डर के साइज को रिटेल ट्रेडर और अपने पीयर से छुपाना। या हम इसे ये कह सकते हैं कि 1 लाख का ऑर्डर है, उसको एक ऑर्डर में प्रोसीड नहीं करवाना बल्कि उसको 100 के बनाकर जो है वो मल्टीपल ऑर्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ऐसा, इसी को आइसबर्ग, इसको आइसबर्ग्स कहते हैं। और इसका लिक्विडिटी ग्रैब करने से कोई भी इतना कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। जैसे हमने पिछले सवाल में मैंने कहा कि अगर स्मार्ट प्लेयर अपने ऑर्डर को छुपा लेता है, ठीक है, तो ही वो कामयाब हो सकता है। अगर उसका ऑर्डर का साइज रिवील हो जाए तो रिटेल ट्रेडर तो दूर की बात है, उसके जो साथी, या साथी नहीं कह सकते, या दूसरे प्लेयर्स होते हैं, वो उसको टारगेट कर लेते हैं। तो ये रीजन होता है कि उसको अपना ऑर्डर छुपाने, ऑर्डर का साइज छुपाना मजबूरी होता है और वो आइसबर्गिंग के थ्रू ही ये काम कर सकते। फेयर वैल्यू गैप्स, ये यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर बहुत ज्यादा जगहों पे ट्रेंडिंग पे चलता है कि जो फेयर वैल्यू गैप्स को समझ गया उसको ट्रेडिंग आ गई, और इससे ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि उसमें स्टॉप लॉस छोटा है और वहां पर आपको जो है ना वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलता है। इसकी क्या हकीकत है और बेसिकली फेयर वैल्यू गैप्स बनते क्यों हैं? देखिए, फेयर वैल्यू गैप की अगर बात की जाए, ये कॉन्सेप्ट आईसीटी के बाद आया, लेकिन अगर आप मेरा एक ब्लॉग है जो एक्टिव नहीं है, उस पर जाके देखें तो 2014 में मैंने इस पे आर्टिकल लिखा था, मैंने लंदन, और मैंने इसको मैंने गैप कैंडल के नाम से कहा था। और ये मेरी गैप कैंडल की टेक्निक 2014 से काम कर रही है और अभी भी बहुत बहुत पावरफुल है, बिकॉज इट इज अ फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली होता क्या है कि चार्ट में प्राइसेस किसी भी एक प्लेस से बहुत तेजी से मूव करती है। अगर हम मार्केट प्रोफाइल के कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहां पे थिन लिक्विडिटी उसे कहा जाता है, कि वहां पे लिक्विडिटी के ऑर्डर्स कम होते और प्राइस बहुत तेजी से मूव इसलिए करती है कि जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, मार्केट ऑर्डर, वो ज्यादा होता है और लिक्विडिटी वहां पर कम मौजूद होती है। तो होता क्या है, वो बहुत तेजी से लिक्विडिटी को वहां पे वो कंज्यूम करता है और प्राइस वहां बड़ी स्पीड से मूव कर जाती है। तो आपके पास एक ऐसी कैंडल आती है जिसकी विक्स छोटी छोटी होती है, बॉडी बहुत बड़ी होती है, और अगर उसकी पिछली और अगली कैंडल के हाइज लोज को हम मार्क करें और वो फेयर वैल्यू गैप या वो बड़ी बॉडी वाली कैंडल चार्ट से रिमूव कर दें तो हमें बड़ा एक गैप नजर आएगा। तो उसको फेयर वैल्यू गैप इसलिए कहा जाता है कि वहां पर लिक्विडिटी बहुत स्पीडली कंज्यूम होती है और प्राइस मूव करती है। एज क्या है कि प्राइस, ये देखा गया है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप में वापस आती है और उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पर इस्तेमाल करती है, जो कि बुनियादी तौर पे मेरी गैप कैंडल स्ट्रेटजी का जो है वो एक्चुअली एंट्री पॉइंट। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंस रखता है कि प्राइस को देखा गया है कि यहाँ तक आती है और यहाँ से फिर प्राइस रिटर्न करती है, तो एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट होता है रिटेल ट्रेडर के लिए भी और जो भी इस मार्केट में ट्रेड कर रहा है। चलें, ये तो आपने हमारी ऑडियंस को एक स्ट्रेटजी भी दे दी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मुझे वो आर्टिकल का लिंक दे देना है, वो इससे ये होगा कि देखने वालों को फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेडिंग करना आ जाएगा। और मकसद भी यही है कि रियलिटी को जाना जा सके इस पॉडकास्ट के अंदर और रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो की जा सके। सर, स्मार्ट मनी जो है, क्या वो फेक न्यूज
और इस तरह की फेक्स जो चीज़ें होती हैं स्प्रेड करती है सोशल मीडिया के ऊपर, जर्नलिस्ट को जो है वो बोला जाता है कि ये बात बोलें, तो उन चीज़ों को भी यूज़ करके वो अपने फ़ायदे में लेके आते हैं। और ट्रेडिंग में यानी कि रियल वर्ल्ड के ऊपर कोई बयान बोल रहा है, किसी जर्नलिस्ट ने कुछ बोल दिया, किसी मुल्क के सदर ने कुछ बोल दिया, तो क्या वो चीज़ें भी मार्केट को अफेक्ट कर रही होती हैं? वही चीजें मार्केट को अफेक्ट करती हैं। देखिए, अगर शैलो मार्केट है, कोई स्टॉक मार्केट है या कोई ऐसा फ्यूचर्स, मैं फॉरेक्स की कंपैरिजन से बात कर रहा हूँ, ये फॉरेक्स के मुकाबले में बहुत छोटी छोटी मार्केट्स हैं। तो इन मार्केट्स में जो शैलो मार्केट्स होती हैं, यानी इनके जो मार्केट कैप इतना ज्यादा नहीं होता, इनके अंदर जो लिक्विडिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, इनको तो बड़े प्लेयर्स जो कॉम्पोजिट ऑपरेटर्स होते हैं वो आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं। वहां पर वो जानबूझ के मीडिया को पैसे दे के और एक कैंपेन्स चलाते हैं, जब उन्हें खरीदना होता है नेगेटिव कैंपेन चलाते हैं ताकि प्राइस कम मिले, ज्यादा उनको सप्लाई मिले, और जब बेचना होता है तो मार्केट में ग्रीड क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम फॉरेक्स की बात करें तो ये इतनी बड़ी मार्केट है कि किसी 1, 2, 4 ग्रुप के लिए इसको मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं है। वहां पे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। किस तरह? जैसे मिसाल के तौर पर गोल्ड बुलिश है और डॉलर में कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो प्राइस को ये गिराते हैं, पैसे हंट करते हैं और दोबारा गोल्ड ऊपर चला जाता है। तो यानी वहां पर जो इतनी बड़ी मार्केट है वहां पर ये फेक न्यूज चलवा तो नहीं सकते, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज को अपने ऑर्डर्स फिल कराने के लिए यूज करते हैं। तो छोटी मार्केट में इस तरह से खबरें चलवा लेते हैं, लेकिन बड़ी मार्केट में एक्चुअली न्यूज को इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं और अपने ऑर्डर्स को एंटर भी। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, तो इससे हमारी ऑडियंस को भी ये चीज पता चलेगी कि न्यूज को अवॉइड कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या बोलने वाले हैं लोग, या ये जो चीज आ रही है, ये जो सुनने में आ रही है हकीकत में मबनी है कि नहीं है। कुछ रिसोर्सेज, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जहां पर आपको ऑथेंटिक डाटा मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसा डाटा जो कि मंथली बेसिस पर आ रहा होता है कि सीपीआई डाटा क्या आएगा, इन्फ्लेशन कितनी होगी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट कितना आएगा, तो उन चीज़ों को यूज़ करने से पहले समझ लेना बेहतर है, और अगर अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे आपके जो नाज़रीन है उनको एक और स्ट्रेटजी दे देता हूँ। देखिए, न्यूज़ और रूमर जो है वो इसको समझने की कोशिश करें, फैक्ट और रूमर्स को। अगर कोई किसी बैंक का सरबराह आकर ये कहता है हम ये करेंगे या ये होगा, यानी गा गी गे जहां पर आ गया, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हाँ, भी फ्यूचर की, जहां गा गी गे आ गया तो वहां मार्केट जो है मार्केट बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गवर्नर कहता है कि हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, इमीडिएटली आप देखेंगे पाउंड यूएसडी ऊपर जाएगा, लेकिन कोई एक्चुअली हुआ तो नहीं है, तो ऊपर लेके जाके और वहां से स्मार्ट प्लेयर्स को सेल करेंगे। तो जो गा गी गे वाली खबरें होती हैं इनमें एक्चुअली रिवर्स इम्पैक्ट के लिए तैयार हैं, और जो फैक्ट होता है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट रेट है या नॉन फॉर्म पेरोल है या इस तरह का जो डेटा आता है, उस डेटा के ऊपर यूजुअली मार्केट उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, अगर तो वो मेजर डायरेक्शन के अगेंस्ट ना हो तो ये छोटा सा एक टिप है कि हम करेंगे, अगर ऐसी बात है तो उसको हम रिवर्स ट्रेड करना चाहिए, और अगर कुछ हो गया है तो वो फिर उसका इम्पैक्ट उसकी डायरेक्शन में ज्यादा देर के लिए होता है। इसका सर बिल्कुल आपने सही बात बताई है। हालिया 1 वीक पहले हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जो है वो बिटकॉइन को डिजिटल रिजर्व में ऐड करेंगे। बिटकॉइन ने क्या किया, एक बार अप मूवमेंट पकड़ी, $5-6 हज़ार डॉलर ऊपर गया, और फिर उसके बाद ड्रॉप होता ड्रॉप ही हो जा रहा है, अभी तक ड्रॉप ही है। तो ये वाकई वो चीजें जो है वो लॉजिकली इसमें चल रही हैं। सर, वाइकॉफ अकमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये हम जानते हैं, लेकिन क्या ये सेम एज इट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं है? क्योंकि बहुत सी चीजें मेल खाती हैं प्राइस एक्शन को लेके। प्राइस तो देखिए एक ही तरीके से मूव करती है, अब उसको कोई भी नाम दे लें, कोई भी नाम दे लें। जैसे मिसाल के तौर पे वाइकॉफ मेथड में बात की जाए तो एक्यूमुलेशन जो है वो हम आईसीटी में उसे एक्यूमुलेशन कहते हैं, लेकिन वाइकॉफ में जब प्राइस आप इम्बैलेंस क्रिएट होता है और डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस ऊपर मूव करती है, वाइकॉफ उसे मार्कअप कहता है, लेकिन जो आईसीटी उसे डिफरेंट नाम से बनाता है कि वो मैनिपुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन को ये एक डिफरेंट नेम देते हैं और मार्कडाउन को डिफरेंट नेम। तो फेजेस मार्केट के एक्चुअली बुनियादी तौर पे वही होते हैं, इट्स जस्ट डिफरेंट नेम्स। अच्छा सर, वाइकॉफ ने कंपोजिट ऑपरेटर्स का नाम लिया है, तो वो कंपोजिट ऑपरेटर्स आज के दौर में स्मार्ट मनी है? जी बिल्कुल, उसमें यानी कि कोई दो राय नहीं कि दो अलग चीजें हैं, ये स्मार्ट प्लेयर्स यानी लार्ज प्लेयर्स, चीज के दो नाम अलग अलग। सर, स्मार्ट मनी के जो लिक्विडिटी ग्रैब्स होते हैं और वाइकॉफ मेथड के अंदर जो है उसको स्प्रिंग्स या अपथ्रस्ट बोला जाता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी सेम चीज है। जैसे मैंने बताया कि अगर एक्यूमुलेशन हो रही है और लिक्विड इंजीनियरिंग हो रही है, यानी असल जमा हो रहे हैं, तो
एसएल हंटिंग क्या होगी कि प्राइस थोड़ी सी डाउन आएगी, उस एरिया में आएगी और वहां से फिर दोबारा ऊपर जाना शुरू कर देगी। वो ब्रेकआउट ट्रेडर को भी फंसाएंगे, ब्रेकआउट ट्रेडर समझेंगे प्राइस डाउन जा रही है, वो मार्केट में सेल लगाएंगे और जो बायर्स के एसएल उड़ाएंगे, तो बायर सेलर दोनों को साइड में करेंगे। तो वाइकॉफ इसे स्प्रिंग कहता था, जिसे हम शेकआउट भी कहते हैं वीएसए में, और यही अगर फ्लिप साइड में हो तो वीएसए में उसे हम अपथ्रस्ट कहेंगे और वाइकॉफ मेथड भी उसे अपथ्रस्ट कहता है और वो भी एसएल हंटिंग ही होती है। तो बुनियादी तौर पे इसे सेम थिंग। अच्छा सर, क्योंकि आप वीएसए को आपने पाकिस्तान में मुतारफ करवाया और लोगों को सिखाया भी है, तो मेरा सवाल ये वीएसए के ऊपर 2-3 सवाल इसीलिए ताकि कुछ लोग, जो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, मैं खुद इसके ऊपर काम कर रहा हूं, तो मैं भी ये जानना चाहता हूं, वीएसए के अंदर स्टॉपिंग वॉल्यूम हमेशा रिवर्सल का साइन होता है या वहां पर बियर या बुल ट्रैप किया जाता है लोग? देखिए, जो स्टॉपिंग वॉल्यूम है बुनियादी तौर पर जो इसमें मार्केट रिवर्सल ही क्रिएट करती है, यानी स्टॉपिंग वॉल्यूम आता है। बुनियादी तौर पे स्टॉपिंग वॉल्यूम होता क्या है कि जैसे मार्केट फॉल कर रही है और अचानक से बहुत बड़ा वॉल्यूम आया और मार्केट फॉल करना रुक गई, ठीक है। अगर उसमें सेलिंग होती तो जस्ट इमेजिन करें कि मार्केट का जो फिर रिएक्शन होता है वो बहुत डाउन साइड में होना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत बड़ी सप्लाई के बाद अचानक से बहुत बड़ा वॉल्यूम आया और मार्केट गिरना रुकी और मार्केट अपसाइड में मूव होना शुरू हो गई, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग वॉल्यूम, की यानी जो उसका डाउनवर्ड थ्रस्ट था, वॉल्यूम ने उसको स्टॉप किया और उसको रिवर्स किया। तो बुनियादी तौर पे स्टॉपिंग वॉल्यूम रिवर्सल क्रिएट करता है अगर तो ये लार्जर टाइम फ्रेम की कैंपेन के साथ आता है। यानी कि इसको हम ट्रैप नहीं कह सकते, वो रियलिटी बेस होगा, आपको उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। ऐसा ही है, ऐसा ही हम इसको ट्रैप नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि सर्टेनली स्मार्ट प्लेयर्स जो ना बहुत स्पीडली इन होते हैं। ये अमूमन कब आता है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड अगर आप ट्रेंड में जा रहा है और गोल्ड ने रिट्रेस लेना है और रिट्रेस लेने के बाद उसने दोबारा ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो वहां पे आपको स्टॉपिंग वॉल्यूम मिलेगा। तो ट्रेंड के साथ अलाइन किया जाए तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे निकल सकती है। अच्छा सर, ये बहुत से लोगों की कंफ्यूजन है, यहाँ जितने भी लोग देखते हैं ना, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी यूज कर रहे हैं, वो देखते हैं कि यार ये ब्रेक सही से हुई है या नहीं सही से हुई। ट्रू ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट क्या वॉल्यूम से पहचाना जा सकता है या कोई और भी मेथड है जिससे हम जान सकते हैं? देखिए, मैं अगर अपने नाक़िस इल्म की बात करूं तो मेरी नजर में वॉल्यूम के जरिए फेक आउट और ब्रेकआउट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसका बड़ा आसान सा तरीका है, वो आसान उनके लिए नहीं है जो नहीं जानते, कि अगर मार्केट कहीं से ब्रेकआउट करती है तो यूजुअली हम देखते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू, मार्केट ने वहां से पुल बैक भी करना है। अगर उस पुल बैक पे वॉल्यूम ड्रॉप कर रहा है ना, तो वो ट्रू ब्रेकआउट। अगर वॉल्यूम ड्रॉप नहीं कर रहा तो वो समझ लें उसे फेक आउट कह सकते हैं, और एसएल हंटिंग है कि वो सिर्फ एसएल हंट करने के लिए मार्केट गई है। तो आपके नाज़रीन को एक छोटा सा टिप दे देता हूं कि ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल पर अगर वॉल्यूम ड्रॉप कर रहा है तो वो ट्रू ब्रेकआउट है, और वॉल्यूम ड्रॉप नहीं कर रहा तो फेक आउट। अच्छा सर, थोड़ा सा डीप जाते हैं ताकि ना और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना लोगों को मिल सके। माशाल्लाह आप जो है वो एक अरसे से जो है वो टीच कर रहे हैं, 9 साल का अरसा हो चुका है, आपने पाकिस्तान में बहुत से कामयाब ट्रेडर पैदा किए हैं और मैं खुद भी उस चीज का एक समझ लें कि छोटा सा हिस्सा हूं, और मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं नहीं कर सकता। वॉल्यूम डेल्टा ये क्या चीज होती है और इसको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स किस तरह से यूज करते हैं? बाज़ दफा वीएसए ट्रेडर जो वो भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। देखिए, डेल्टा बुनियादी तौर पे अगर हम जैसे आपने ऑर्डर फ्लो का जिक्र किया था, उनको फुटप्रिंट चार्ट या डेल्टा चार्ट इसलिए कहा जाता है। हम किसी भी टाइम फ्रेम को लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम है, 1 आवर की कैंडल को अगर हम देखेंगे और उसमें एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स को अगर देखें तो बाय साइड एग्रेसिव बाय भी होगा, एग्रेसिव सेल भी होगा। अगर एग्रेसिव बाय को एग्रेसिव सेल से माइनस कर दिया जाए, ठीक है, और तो जो रिजल्ट आता है उसको डेल्टा कहा जाता है। यानी एक्चुअली ये समझ लें कि बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग को आपस में माइनस कर दिया जाए और जो रिजल्ट आए, यानी जो नेट बाइंग आए, नेट एग्रेसिव बाइंग आए या नेट एग्रेसिव सेलिंग आए, उसको डेल्टा कहा जाता है। तो डेल्टा इस वजह से हेल्प करता है आपको कि ये किसी भी सर्टेन टाइम फ्रेम में एक कैंडल में आपको बताता है कि इसमें एक्चुअली एग्रेसिव बायर्स विन हुए, एग्रेसिव सेलर विन हुए, जो कि यूजुअली प्राइस में हमें बहुत कम नजर आता है। तो डेल्टा इस तरह से ट्रेडर्स को हेल्प करता है समझने के लिए कि जो प्राइस में इंफॉर्मेशन जो प्राइस छुपा रही है या प्राइस में रिवील नहीं हो रही, डेल्टा उन प्राइसेस को रिवील करता है और फिर किसी भी स्ट्रेटजी के अलोंग यूज करके आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने वीएसए को काफी ज्यादा डीप ले जाकर समझाया और उससे बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉफिट भी हुआ है।
क्या आप मशवरा देंगे कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को किसी और इंडिकेटर के साथ RSI, मूविंग एवरेज या मैकडी के साथ इस्तेमाल करके जोड़ के यूटिलाइज किया जा सके? मशवरा देंगे आप इस तरह से? मैं जो है मशवरा नहीं दूंगा। अच्छा, हम्म। उसका जो बुनियादी तौर पर रीजन क्या है कि चार्ट्स पर आप जितने ज्यादा इंडिकेटर लगाएंगे ना, आप उतने ही ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार होंगे, क्योंकि हर इंडिकेटर के पीछे एक डिफरेंट एल्गोरिथम काम कर रहा है। और ये जितने भी इंडिकेटर नाम दिए आपने, ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। इनसी तो जान छुड़ा के हम वॉल्यूम पे यूज करते हैं कि वो एक लीडिंग इंडिकेटर है, यानी प्राइस के बाद सबसे बड़ा लीडिंग इंडिकेटर वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम जब लैगिंग इंडिकेटर से जान छुड़ाइए तो क्यों हम उन्हें दोबारा अपने चार्ट पे लगाएंगे, और फिर अपने चार्ट को हमने उसको क्लॉगिंग नहीं करनी। तो इसलिए मेरा मशवरा यही होगा कि अगर जो मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसको गहराई से समझें और उसके साथ कुछ हाइब्रिड करने की कोशिश ना नहीं, उसमें अल्टरेशन ना करें, उसको एज इट इज फॉलो करके पहले चेक कर लें। और ये होता भी है, हमारी आवाम बिलखुसूस पाकिस्तानी आवाम की खसूसियत ये है कि उन्होंने अपनी नमक और मिर्च जरूर डालनी होती है, कोई भी चीज उनको बताई जाए, ऐसे ही। जिसकी वजह से वो प्रॉफिट कम और नुकसान ज्यादा करते हैं। उन्हें आप चाय देंगे, वो उसमें अपनी लस्सी जरूर मिलाएंगे और उस चाय का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही, हालांकि चाय का और लस्सी का कोई कंपैरिजन है नहीं, डिफरेंट डिशेज हैं। हाँ, डिफरेंट मतलब मशरूब है। लस्सी का अपना जायका है, चाय का अपना जायका, लेकिन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो तीसरी चीज बनेगी उसका जायका यकीनन अच्छा नहीं होगा। सर, ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग ये क्या होती है, और इस चीज क्या ये आगे चलकर जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग को रिप्लेस कर सकती है? जी, इसमें पोटेंशियल है कि ये ट्रेडिशनल ट्रेडिंग तो नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि ये जो एलपीज होते हैं, एक्सचेंज जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, इसको इसका एक नेमुल बदल है। एएमएम में बुनियादी तौर पे होता क्या है, ये हमने देखा है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो कॉइन्स या टोकन्स हैं, उनमें ये कॉन्सेप्ट आया है। इसमें होता क्या है कि आप भी या मैं भी, अगर हमारे पास बहुत बड़ा पैसा लेस मिलियन या बिलियंस में है, तो हम भी एलपी बन सकते हैं। यानी हमें लाजमी नहीं है कि हम कोई बहुत बैंक हो या हम एक्सचेंज हो। इसमें होता क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर आप एलपी के तौर पर रिएक्ट करें, तो आप किसी भी एसेट का पेयर, जैसे हम ले लें इथेरियम अगेंस्ट यूएसडीटी ले लें, उस पेयर को आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के उसे पूल्स की तरह ऐड करते हैं, और जब कोई रिटेल ट्रेडर उस पूल को यूज करता है तो आपको 0.3% उसका रिवॉर्ड मिलता है। यानी बिल्कुल ये मार्केट मेकिंग का अल्टरनेट मॉडल है, ठीक है। किसी ने भी इथेरियम और यूएसडीटी का डिपॉजिट किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस में पूल की सूरत में, तो रिटेल ट्रेडर्स को यूज करेंगे और वो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, यानी आप भी एलपी बन सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि मार्केट इसके बाद 24/7 हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे एलपीज होंगे जिन्होंने पूल बनाए हुए होंगे, ठीक है। और उसके अलावा इसमें क्या होगा कि आपको एक्सचेंजेस की जरूरत, आप कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म की सूरत में ही पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। और मार्केट में हमेशा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डीप लिक्विडिटी रहेगी, यानी उनको मैनिपुलेट करना मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना, डिसएडवांटेजेस क्या है कि जैसे ये कॉन्सेप्ट को बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, एक नया कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें बहुत बड़ी तादाद में एलपीज नहीं होते, एलपी का साइज बड़ा नहीं होता, तो ये उन एलपीज के लिए डैमेजिंग भी है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पूल की सूरत में डिपॉजिट किया और आपके डीप पॉकेट नहीं है, और दूसरी तरफ से कोई मार्केट एग्जीक्यूशन के साथ आता है, बहुत बड़े ऑर्डर के साथ आता है, तो वो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस दे सकता है। और जब तक इसमें इनफ लिक्विडिटी, इनफ एलपीज इस सिस्टम के थ्रू, इस एल्गोरिथम के थ्रू नहीं आते, उस वक्त तक स्लिपेज का खतरा बहुत ज्यादा रहेगा। तो एक्चुअली एलपीज लॉस में भी जा सकते हैं, स्लिपेज का खतरा भी रहेगा। तो जब तक ये पूरा मैच्योर सिस्टम नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये कह लें कि इसके डिसएडवांटेजेस भी काफी होंगे। या इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि एक आपने सोने की दुकान बनाई हुई है, सुना रहे हैं आप, और आपके पास कैश भी है और गोल्ड भी है। जो मर्जी है गोल्ड खरीद ले, कैश दे, जो इसको कैश चाहिए वो गोल्ड दे, कैश ले जाए, और कैश दे और गोल्ड ले जाए। जी, इस तरह से दोनों चीजें साथ में रखनी होती हैं, फिर ही आप एक जो है एलपी बन सकते हैं। एक सिंगल इथेरियम रखने से नहीं होगा, इथेरियम के साथ डॉलर्स भी आपको यूएसडीटी भी अटैच करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके जो बुनियादी तौर पे एएमएम के 4 मॉडल हैं। इसमें अगर यूनिस्वैप में देखें तो जो मॉडल है इसका सबसे बेसिक मॉडल है। इसमें पहले एसेट को दूसरे एसेट से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट है वो प्राइस को ड्राइव करता है। तो जब तक आप 2 एसेट का पेयर नहीं रखेंगे, वो मॉडल एल्गो उसना काम नहीं करे, क्योंकि एल्गो ने प्राइस को जो है वो डिसाइड करना होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने पूल में अपना जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिपॉजिट किया, और कोई भी ट्रेडर आके आपसे इथेरियम खरीद लेता है, तो डेफिनेटली जिस रेशियो पे आपने डिपॉजिट किया वो रेशियो चेंज होगी, तो एक्चुअली प्राइस भी चेंज होगी। तो जो एएम का एल्गोरिथम है ये उस प्राइस को डिसाइड करेगा
जो बाकी सप्लाई रह गई है। तो बुनियादी तौर पे जैसे ये कॉन्सेप्ट आपने कहा कि ये एलपी के कॉन्सेप्ट को इंस्टीट्यूट्स और एक्सचेंज से हटा के आप और मेरे जैसे जिनके पास डीप पॉकेट्स अगर हैं तो ये कॉन्सेप्ट वहां तक ले आया। उसका फायदा ये है कि जितनी ज्यादा रिटेल ट्रेड करेगा आपको उतना ज्यादा रिवार्ड मिलेगा एंड यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। इसे ये पैसिव इनकम का एक तरीकाकार आप कह सकते हैं। बहुत बेहतरीन सर आपने गाइड किया। अच्छा सर, ऑन चेन एनालिसिस के थ्रू हम इंस्टीट्यूट्स को ट्रैक कर सकते हैं और उनके साथ भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये ऑन चेन एनालिसिस क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर अप्लाई होते हैं और ब्लॉकचेन के थ्रू काफी ज्यादा लोगों को डाटा मिल जाता है। फॉरेक्स में भी कोई ऐसी टेक्निक है कि जिसमें हम चीजों को फॉरेक्स में काफी टेक्निक्स हैं फॉरेक्स में। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि फॉरेक्स तो मार्केट बहुत बड़ी है ना, फॉरेक्स में डेटा का इश्यू है। तो हम क्या करते हैं हम फ्यूचर्स मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, हम उनको इस्तेमाल करके फॉरेक्स को ट्रेड करते हैं। अब हो सकता है सुनने वालों के जहन में सवाल पैदा हो कि जी आप फ्यूचर्स मार्केट टूल्स यूज करके फॉरेक्स को कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो दोनों मार्केट जो है वो अलाइन होती हैं। अगर अलाइन नहीं हो तो आर्बिट्रेज हाउसेस जो मार्केट पीछे है उसको लॉस देते हैं। तो होता ये कि फ्यूचर्स मार्केट और फॉरेक्स मार्केट क्योंकि प्राइस इनमें जैसे गोल्ड फ्यूचर्स है और गोल्ड स्पॉट है, इनकी प्राइस सेम होती है, थोड़ा सा ऑफसेट होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ऑफसेट होती है लेकिन मूवमेंट सेम होती है। तो अगर हम कोई ऐसा टूल है जो हमें फॉरेक्स फ्यूचर मार्केट में अवेलेबल है और वो हमें एज प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसको यूज करके फॉरेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। इसकी मैं मिसाल दूंगा, जैसे अमेरिका में CFTC जो अमेरिकन एक रेगुलेटर है वो कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट रिलीज करता है जो एवरी सैटरडे रिलीज होती है और जिसमें फ्यूचर मार्केट के ट्रेडर की पोजीशन बताई गई हुई होती है। यानी उसमें लास्ट 3 डेज का डेटा नहीं होता, बाकी पीछे आप समझ लें कि 10, 20, 30 साल का डेटा होता है। तो आप एक्चुअली उससे देख सकते हैं कि स्मार्ट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो ये ऑन चेन की तरह ही काम करता है कि आप उसमें जाके COT रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं। फिर शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा रिलीज करती है कि उनके पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इस वक्त एक्टिव हैं, चल रहे हैं। उसको प्राइस के साथ कंपेयर करके भी आप ये पहचान सकते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर के प्राइस में क्या मोमेंटम है, बायर्स इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं तो इन आउट होते हैं, इनकी एक्टिविटी रिवील होती है। तो जब किसी कोई मार्केट इस तरह के टूल दे रही होती है आपको, कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट या ओपन इंटरेस्ट, तो ये बिल्कुल वैसे इंपैक्ट क्रिएट करता है जैसे क्रिप्टो में ऑन चेन एनालिसिस है। आप डिफरेंट वॉलेट्स को ट्रैक कर रहे हैं, वेल्स के वॉलेट को ट्रैक करने के पैसा आ रहा है, जा रहा है। अगर एक्सचेंज को पैसा लीव कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें एक्यूमुलेशन हो रही है। एक्सचेंज में पैसा आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ रहा है। फिर बहुत सारे वॉलेट एक वॉलेट में डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वेल का डिपॉजिट है, उन्होंने मुख्तलिफ वॉलेट्स यूज करके डिपॉजिट किया है। और इसी तरह से ऑन चेन एनालिसिस जैसे क्रिप्टो में, फॉरेक्स में तो एज सच इमीडिएट कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर्स मार्केट के टूल्स हमारी वो कमी पूरी कर देते हैं। लेकिन सर जैसे आपने बात की शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है ओपन इंटरेस्ट रिलीज करता है, लेकिन वो डाटा तो डिलेड होता है। तो उस डिलेड डाटा बाज़ दफा वो 3-3 दिन का डाटा देता ही नहीं है, हमें बाद में देता है। तो वो तो हमारे किसी काम का ना हुआ। देखिए 3 दिन का जो डिले वो कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट में जो कि CFTC रिलीज करता है। ओपन इंटरेस्ट में ओपन इंटरेस्ट इमीडिएटली एक्सचेंज रिलीज नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि उसको कंपाइलेशन होती है। तो फॉर एग्जांपल जो अगर कल गोल्ड ने अपसाइड मूव किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और आज सुबह हमें उसका जो प्रिलिमिनरी डेटा अवेलेबल होता है, फाइनल डेटा में रात में मिलता है प्रीवियस डे का, लेकिन मॉर्निंग में प्रिलिमिनरी डेटा मिल जाता है। तो प्रिलिमिनरी डेटा हमें ये बताता है कि जो पिछले दिन गोल्ड में अप मूव हुई थी उसमें एक्चुअली प्रॉफिट टेकिंग हुई थी या एग्रेसिव बायर्स आए थे। और एक बहुत बड़ा हिंट है जो कि हम अपनी स्ट्रेटजी के साथ इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से पता चला सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि पूरे दिन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो अगली सुबह रिलीज होता है। तो स्टिल ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम प्रीवियस डे की मूव को देखकर समझकर हम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से उसको ट्रेड करें। अच्छा सर, आजकल दौर जो है वो AI है। AI बहुत एडवांस हो चुका है और इतना एडवांस है कि लोगों की जॉब्स खा चुका है और ह्यूमन को पूरा जो है वो उसने रिप्लेस कर दिया है। ट्रेडिंग के अंदर जो AI मॉडल्स आ रहे हैं या मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स आ रहे हैं, क्या ये हमारी भी ये चीजें खा जाएंगे और हम भी फारग हो जाएंगे? देखिए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट तो आएगा, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट तो आएगा AI की वजह से, लेकिन मेरी इस मामले में इसराइली प्रोग्रामर, रशियन प्रोग्रामर जो वॉल स्ट्रीट के लिए कोडिंग करते हैं, मेरी उनसे भी कन्वर्सेशन रही है और वो सब भी बात पर बिलीव करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम ऑटोमेटेड बनाना नियरली इम्पॉसिबल है कि जो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दे। आप एक मॉडल बना सकते हैं जो शायद 3 महीने प्रॉफिटेबल हो, 6 महीने प्रॉफिटेबल हो, बट मार्केट अपनी मार्केट जो है अपनी डायनेमिक्स तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि मार्केट अपनी वॉलेटिलिटी चेंज कर दिया
या थोड़े से अपने पैटर्न चेंज करती है तो वो मॉडल फेल होता है। एआई में एक एडवांटेज ये है कि एआई में सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग मॉडल्स होते हैं, तो यकीनन वो बहुत बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि एआई के जो मॉडल्स अभी कहीं सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखना चाहें, लोग इसके नाम पे फ्रॉड जरूर कर सकते हैं, लेकिन सेल के अवेलेबल नहीं। मेरा मानना है जो बना रहे हैं और वो खुद अपने लिए यूज कर रहे हैं, और इसीलिए मैं भी अभी उन्हीं मॉडल्स पे काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके गूगल ने एक कंप्यूटर बनाया और उससे बहुत सी एक चीज़ें निकल के आ रही हैं और लोग जो है वो खौफजदा हो रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग अगर आ गई तो हमारी तो बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी और ह्यूमंस जो है उनके ऊपर भी बड़ा असरअंदाज होगा। तो क्या क्वांटम कंप्यूटिंग जो हमें ट्रेडिंग के अंदर भी कोई मदद फराहम कर सकती है? जी, क्वांटम कंप्यूटिंग जब मार्केट को हिट करेगा, बन तो रहे हैं लेकिन आपको पता है वो रिटेल ट्रेडर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ये रिटेल मार्केट के लिए नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग बुनियादी तौर पे है क्या कि एक क्वांटम कंप्यूटर जो है वो आजकल के सुपर कंप्यूटर्स को, अगर करोड़ों सुपर कंप्यूटर्स हैं उनसे ज्यादा क्वांटम कंप्यूटर काम करता है। ये क्वांटम इंटेंगलमेंट पे काम करता है, यानी इसकी प्रोसेसिंग स्पीड समझते हैं। आजकल के दौर के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, करोड़ों कंप्यूटर्स, या कह लें एक सुपर कंप्यूटर क्वांटिलियन ईयर्स में जो परफॉर्म कर सकता है कैलकुलेशन, वो ये 3-4 मिनट में करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर क्वांटम कंप्यूटिंग को देखें तो क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए जो है ना आपको नॉइज फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होती है। यानी उसके लिए आपको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहां पे नॉइज पोल्यूशन ना हो। आप देखें पूरी दुनिया में हार्डली कोई ऐसे एरियाज होंगे जो नॉइज पोल्यूशन नहीं है, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते। तो क्वांटम कंप्यूटर को एक रिटेल तक आने के लिए मुझे लगता है कि अभी भी शायद 10-20 साल हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस में है, मतलब बन चुके हैं लेकिन रिटेल मार्केट में नहीं आए। तो जब तक ये फुली इस मार्केट में नहीं आते उस वक्त तक हम इसका इम्पैक्ट जो है वो मेजर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट्स के पास आएंगे और उस इंस्टीट्यूट के पास आ गए तो रिटेल के पास भी जल्दी आएंगे। तो समझ लें कि दो बंदों में लड़ाई हो रही है, एक के पास अगर तलवार आ गई दूसरे पास भी तलवार आ गई, तो फिर ये देखना बड़ा मुश्किल है कि कुछ तलवार को कौन अच्छे से इस्तेमाल करता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर का ये है कि ये इस दुनिया को एआई की तरह बदलने जा रहा है। खास तौर पे जो हमारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे हमारा बिटकॉइन है, वो SHA-256 इंक्रिप्शन पे काम करता है। तो अगर एक क्वांटम कंप्यूटर बिटकॉइन की इंक्रिप्शन को ब्रेक कर सकता है, तो क्या बीटीसी को ब्रेक कर पाएगा, या बीटीसी की इंक्रिप्शन को कोई ऐसा मॉडल आएगा कि वो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के कोई पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के थ्रू उसको ज्यादा बेहतर बना दिया जाएगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है अभी भी। इससे बहुत से लोग जो है वो खौफजदा भी हैं कि क्वांटम कंप्यूटर अगर आ गई और बिटकॉइन की कोडिंग के अंदर जाके चेंजेस आ गए तो हो सकता है इसकी कोई भी एक बंदा कंट्रोल कर ले जिसके पास हो सके। देखा जाए तो इस वक्त जो है ना वो बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि इंस्टीट्यूशन ट्रेडर के पास होती है, लेकिन रिटेल ट्रेडर जो ना उसको पता ही कुछ नहीं होता और वो बस चार्ट को देख के परेशान हो रहा होता है। क्या फ्यूचर में ये जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है ये खत्म हो सकती है? देखिए, अगर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री खत्म हो जाए ना तो बुनियादी तौर पे इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर पाए। ठीक है, उनकी कामयाबी इसी बात की है कि उन्होंने कुछ ना कुछ अपने पास होल्ड रखना होता है जो रिटेल ट्रेडर को ना पता हो। अगर एक इंफॉर्मेशन आपके पास है और सेम टाइम वो इंफॉर्मेशन मुझे भी मिल जाती है तो हम में से कौन जीतेगा बड़ा मुश्किल है, या मार्केट परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये सिमेट्री रखनी इसलिए भी जरूरी है कि मार्केट फंक्शन करे, तो ये हमेशा रहेगी। हाँ, ये जरूर होता है कि जो रिसर्चर होते हैं वो उस हद तक इंफॉर्मेशन को हासिल कर लेते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होती है। अगर आपको यही नहीं पता कि पब्लिकली क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर तो आप में सिमेट्री बहुत ज्यादा है ना। तो आप उस हद तक जाएं जहां तक डेटा अवेलेबल है अपनी रिसर्च के थ्रू, एंड देन ट्रेड करें, तो ये कहें कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बट अगर इसकी स्पेसिफिकली बात करें तो ये डिफरेंस रहेगा। अच्छा सर, बहुत सी वेबसाइट्स, बहुत से EAs बन चुके हैं, बहुत से ट्रेडिंग बॉट्स बन चुके हैं जो कि खुद ब खुद ट्रेड लगाते हैं, खुद ब खुद ट्रेडिंग को बंद करते हैं। आप क्या कहते हैं कि VSA के अंदर भी कोई ऐसा बॉट डेवलप किया जा सकता है, या आपने कोशिश तो की होगी, माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, जैसे मैंने पिछले सवाल में कहा कि फुली ऑटोमेटेड सिस्टम ऐसा बनाना जो हमेशा प्रॉफिटेबल रहे, वो नियरली इम्पॉसिबल है। ये मैं नहीं कह रहा कि वो लोग जो वॉल स्ट्रीट के लिए कोडिंग करते हैं ये उन कोडर्स की राय है, यानी वो इस पे एग्री करते हैं। तो रादर देन आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं
फुली ऑटोमेटेड जो सिर्फ 3 महीने काम करे या 6 महीने काम करे। मैंने 1 साल ऑटोमेशन में लंदन में काम किया है और ये एक्सपीरियंस किया कि मैंने बेस्ट से बेस्ट रोबोट भी बना के देखा, वो 2-3 माह से ज्यादा नहीं चला। यानी मार्केट जैसे ही मार्केट ने ये कह लें कि अपनी वॉलेटिलिटी चेंज की, उसको प्रॉब्लम आया। हाँ, एआई से इसको ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन ये कहा जाए कि एक ऐसा रोबोट जो कंप्लीटली ऑटोमेटेड हो और वो आपको 10-20 साल तक प्रॉफिटेबल रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। तो मेरे नजरिए में इतनी ज्यादा मेहनत करने से बेहतर है कि आप सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम बनाएं, यानी कोई ऐसा अलर्ट सिस्टम बनाएं कि जो आपके जो भी आपने यानी वीएसए एक मेथोडोलॉजी, इसके अंदर भी अगर आपने कोई स्ट्रेटजी डेवलप की है, उस स्ट्रेटजी को 70 to 80% को एनालाइज करके आपको इंडिकेट करें एंड देन आप एज ए ह्यूमन डिसीजन लें और उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, तो ये ज्यादा बेहतर रादर देन हम हमेशा भागते रहें ऐसे फुली ऑटोमेटेड सिस्टम में जो 3 महीने बाद फिर ऑप्टिमाइज करना पड़े और उसके साथ वही जंग लड़नी। सर, पाकिस्तानियों की एक और सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि उनको एक चीज के पीछे लगा देना, ये चीज बता दी जाए तो उसमें इतना ज्यादा इन होते हैं और सारे एक ही चीज के पीछे लग जाते हैं और उस चीज की तबाही जब तक नहीं हो जाती उसको नहीं छोड़ते। लेकिन फॉरेक्स की मार्केट में बहुत बड़ी है, अभी तक इतना ज्यादा इम्पैक्ट इनमें नहीं डाला और पाकिस्तान की वहां पे इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है कि वो एक स्मार्ट मनी की तरह एक्ट करें। अब देखा जाए ना, हर बंदा गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सुबह को बाय कर रहा है, शाम को बाय कर रहा है, सेल कर रहा है। गोल्ड 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 के सिग्नल चल रहे हैं, गोल्ड के ग्रुप्स बन गए हैं, बहुत सी चीजें क्या है, गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपके नजरिए में गोल्ड के ऊपर ट्रेड करने का सबसे बेहतरीन टाइम आपके तजर्बे के मुताबिक? टाइमिंग अगर आप बात करना चाहें तो सिर्फ ये जो मैं अभी तरीका बताने लगा हूं, ये सिर्फ गोल्ड पे अप्लाई नहीं होता, इसे आप दुनिया के किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, करना ये होता है कि आपको बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होता है। जैसे अगर गोल्ड की बात करें तो हम M5 पे चले जाएंगे, पर हमने करना ये कि हमारे पास जो भी अवेलेबल डेटा है 1 महीने 2 महीने 3 महीने का, हम ये देखेंगे, बैक स्क्रॉल करते हुए ये देखेंगे कि गोल्ड ने किस टाइम में रेंजिंग से निकल के ट्रेंडिंग को स्टार्ट किया, हम वो टाइम नोट कर। ठीक है, उसने ट्रेंड किया, उसके बाद जैसे वो दोबारा रेंज में गया यानी ट्रेंडिंग बंद की, हम वो टाइम नोट कर लेंगे और इसी तरह हम पीछे चलते चले जाएंगे और गोल्ड जब रेंज से निकला वो टाइम नोट किया और जब रेंज में दोबारा यानी ट्रेंडिंग खत्म कर रेंज में गया वो टाइम नोट। तो ज्यादा नहीं, पिछला 1 महीना अगर आप ये बैक टेस्टिंग करें तो आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड के 24 घंटे में तकरीबन 4 टाइम ऐसे हैं और वो फिक्स टाइम है गोल्ड मूव करता है। तो अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए और ये देख लिया जाए कि 1 महीने के डेटा बैक टेस्ट करके कि उसकी मूविंग टाइम क्या है, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये अब मूव करने लगा है या मूव करेगा। ठीक है, और उससे पहले फिर आप रेडी हो जाएं और अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से उसको ट्रेड करें। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट वे है, नॉट जस्ट गोल्ड, इट अप्लाइज ऑन BTC एज वेल। तो अगर इस तरह बैक टेस्ट करके करें तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, यानी सीजनैलिटी का ये माइक्रो सीजनैलिटी आप कहने से पता चल जाएगा कि कब मूव कर रहा है और उस मूव से फायदा उठा सकता है, उसको ट्रेड कर सकता है। जैसा कि आपने अभी देखा कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट जो है बन रहा है, ये प्रॉफिट आपका भी बन सकता है। इस तरह से आप भी हर रोज़ कुछ ना कुछ मार्केट से कमा सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आप हमारा VIP क्रिप्टो सिग्नल्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, VIP फॉरेक्स सिग्नल्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर डेली बेस पर आपको ट्रेड आइडियाज़ मिलते हैं। वीकली लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप 1-on-1 जो है सवाल जवाब कर सकते हैं। फिर आपको सिखाया भी जाता है कि चार्ट्स में जो आपको सिग्नल शेयर किए जाते हैं उनके पीछे क्या लॉजिक था, किस तरह से टेक प्रॉफिट हिट हुआ, किस तरह से मार्केट ने हमें फेवर दी और हमने प्रॉफिट बनाया, ताकि आप सीख भी सकें, साथ में आप कुछ ना कुछ कमा भी सकें। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। बहुत ही कम फीस है, इतनी कम फीस है कि आप जो है इतनी सी फीस है कि आप जो है आसानी से अफोर्ड कर लेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अभी से ज्वाइन करें और अपनी ज़िंदगी को कोशिश करके तब्दील करने की तरफ लेके आएँ। चले वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। अच्छा सर, आपने बहुत सी चीज़ें जो डिफाइन की है, लोगों को सिखाया भी है, आपकी खुफिया स्ट्रैटेजी क्या है ट्रेडिंग करने के लिए? मैं उससे खुफिया नहीं कहूँगा, मैं बड़ा ओपनली बताता हूँ। ठीक है, और बताना भी चाहिए थी, मार्केट इतनी बड़ी है कि अपने खुफिया कुछ रख भी नहीं तो मतलब अगर बता भी दें तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर खुफिया स्ट्रेटजी बात की जाए या आप ये पूछें कि आपका एज क्या है, तो मैं सबसे पहले नाम लूंगा वॉल्यूम का, नंबर 1। और दूसरा एज ये कि अपर टाइम फ्रेम्स को, जैसे फॉरेक्स की बात करें तो मेरा इसमें एज ये कि मैं 4 आवर और 1 आवर को अलाइन करूं। अगर दोनों बुलिश हैं तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में 50% पुल बैक के बाद बाय ट्रेड लूंगा। अगर दोनों बेरिश हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में 50% पुल बैक के बाद सेल ट्रेड लूंगा। और अगर दोनों मिस अलाइन है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा और वेट करूंगा कि कब दोनों अलाइन है। और तीसरी और आखिरी चीज मैं समझता हूँ टाइमिंग, कि अगर मैं यूरो USD पे ट्रेड कर रहा हूँ, पाउंड USD पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे ट्रेड उस वक्त स्टार्ट करनी चाहिए जब जर्मनी की यानी फ्रैंकफर्ट की मार्केट ओपन हो और लंदन हो। और फिर इसी तरह US ओपन में
अगर ट्रेंड होता है तो ट्रेंड यूएस ओपन में बदलता है या उससे पहले पुल बैक हो चुका होता है। तो आपके सवाल की तरफ वापस आते हैं कि मेरा जो सीक्रेट कह लो या एज कह लो, वॉल्यूम, लार्जर टाइम फ्रेम्स, अलाइनमेंट एंड सेशन टाइमिंग। बहुत बेहतरीन और बहुत शुक्रिया, आपने 3 स्ट्रेटेजी अभी तक बता दी हैं और ये आप लोगों के लिए है कि अगर आप लोगों ने सही से नहीं सुना तो दोबारा इसको रिपीट करके सुने, किस तरह से जो है वो सर साजिद गोई साहब ने अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप किया और किस तरह से वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। और ये पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कोई सवाल है तो वो भी आप पुट आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम एक बार फिर इनसे टाइम लेंगे और उसके ऊपर भी बात करें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर, ट्रेडिंग में नफ्सियात जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं और इमोशंस का क्या किरदार है? और हर नया आने वाला बंदा बड़ा जज्बाती होता है और लॉसेस करता है, प्रॉफिट से ज्यादा लॉस होते हैं उसके। आपने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की, जाहिर बात है आपको भी ये चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, आपने इनको कैसे ओवरकम किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि शुरू में जो मेरा तजर्बा है, आज जिस वक्त मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की बैक इन 2012, उस वक्त इतने ज्यादा ट्रेडिंग के बारे में या ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में इतना ज्यादा कह लो कि अवेयरनेस नहीं थी जितनी आज है। उस वक्त जब स्टार्ट किया तो हमने भी जैसे यूजुअल स्टार्ट होता है, शुरू में दबा के गैम्बलिंग की, ठीक ठाक पैसा बनाया, उड़ाया भी। तो 2-3 साल के बाद जाके समझ में आया कि नहीं, ये ओवरनाइट रिच स्कीम नहीं है और ये ऐसा नहीं है कि शायद अफरीदी की तरह आए और आप छक्के मारना शुरू कर दें, आपकी विकेट जाएगी। ये एक स्लो एंड स्टडी गेम है, एक टर्टल रेस है। जिस दिन ट्रेडर को ये पता चल जाता है कि ये खरगोश की तरह भागने वाला खेल नहीं है बल्कि कछुए की तरह धीरे धीरे चलने वाला इसमें कामयाब होता है, उस दिन आपको समझ में आता है कि साइकोलॉजी क्यों जरूरी। तो ये सारे पॉइंट डेफिनेटली साइकोलॉजी से ही आते हैं कि ओवरनाइट रिच स्कीम नहीं है, टर्टल की तरह चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं इस सवाल के तवज्जुह से यहाँ करना चाहूंगा वो ये है कि ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग पूछें तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग डिसिप्लिन। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रेडिंग में भी आप डिसिप्लिन नहीं होंगे और लॉस करेंगे। तो यहाँ मैं एक एडवाइस वाले से दूंगा, साइकोलॉजी के वाले से, कि अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो पहले आप अपनी जाती जिंदगी में डिसिप्लिन हो जाएं, टाइम वाइज, ठीक है, वक्त पर सोना, वक्त पे खाना, वक्त पे उठना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, हेल्दी ईटिंग हैबिट। अगर ये चीजें अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर लें तो आप देखें सर रातों रात आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी, क्योंकि वही चीज ट्रांसलेट होती है ट्रेडिंग के अंदर। तो ट्रेडिंग डिसिप्लिन जो है वो मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर ट्रेडिंग डिसिप्लिन आप में आ जाए तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये चीज सबसे पहले मैंने फाइंड आउट की डिसिप्लिन, कि अपनी पर्सनल लाइफ को डिसिप्लिन करें तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट होगा। रिस्क मैनेजमेंट की बात अगर की जाए तो रिस्क मैनेजमेंट की भी समझ में आते टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता चल रहा होता कि फॉरेक्स मार्केट की रियलिटी क्या है। हमें लगता है सब छुपा रहे हैं, कुछ तो इसमें ऐसा जादू है जो अगला छुपा रहा है। तो कुछ टाइम के बाद जाके ये पता लगता है कि अच्छा जी, कुछ जादू वगैरह ऐसा है नहीं, बट इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मुमकिनात का खेल है। जितनी ज्यादा मुमकिनात अपने हक में जमा करेंगे उतना ज्यादा आपकी विनिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। और ये चीज भी हमें बताती है कि अगर हम 100 ट्रेड करें तो 100 की 100 प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, लॉसेस आएंगे। बस हमारे विनर्स को लॉसेस से बड़ा होना चाहिए। अब जब ये चीजें आपको समझ आ जाती है तो मेरे को पता लग जाता है कि आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। यानी आपको 1% रिस्क पर ट्रेड से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप डिसिप्लिन हैं और हाई प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करते हैं और 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इस मार्केट में पैसा लूज नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कितना लोग करते हैं? 4 to 5%। यही लोग ट्रेडिंग में भी कामयाब हैं, यही लोग जिंदगी में भी और दूसरी फील्ड में भी कामयाब हैं। तो ये चीजें, आपके सवाल का जवाब ये कि ये चीजें जानने पहचानने में मुझे 3 से 4 साल का अर्सा लगा। सही, यानी कि आपको 3 से 4 साल का अर्सा जो है वो उसमें इधर उधर छलांगे मारते हुए वैसे अगर बात की जाए सर, पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को दरियाफ्त भी आपने किया है, क्योंकि इससे पहले साइकोलॉजी को लेके कोई भी बात नहीं था। ये बात सही है। 2016 से जब मैं पाकिस्तानी ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक्टिव हुआ तो उस वक्त ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट का नाम सुनने को भी नहीं मिलता था। जब सुनने को नहीं मिलेगा तो लोगों को उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होगा। तो ये आई फील प्राउड कि मैं आके और मैंने इस चीज को बड़ा एग्रेसिवली लोगों को बताना सिखाना शुरू किया। और अब तकरीबन ज्यादातर लोग जानते हैं, जो पुराने लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट ही एक्चुअली सक्सेस की सक्सेस की है, यानी कामयाबी की चाबी है। जो एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस है उसमें तो आप किसी भी मेथड से पैसा कमा सकते हैं, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे पिवट पॉइंट हो, या वॉल्यूम हो, या एसीडी या कोई और मेथड। ठीक है सर, हमारा ना बहुत सारा तबका जॉब करता है, यंग जनरेशन है, पढ़ते हैं, पहला माइंड ही इस तरह का बनाया जाता है कि भाई नौकरी करनी है, सबसे अच्छी नौकरी है सरकारी नौकरी, सरकार का नौकर बनना है, नहीं तो कोई प्राइवेट अच्छी जॉब करनी है, पेंशन मिलती है ना उसमें।
सर वो भी खत्म कर दी है। अच्छा। वो भी खत्म कर दी है और बहुत चीजें जो है ना वो चेंज होगी, बहुत से डिपार्टमेंट खत्म हो चुके हैं, गवर्नमेंट के हाँ भी इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन सर हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं खुद जॉब से स्विच होकर ट्रेडिंग की तरफ आया हूँ, आप क्या कहते हैं कि पार्ट टाइम ट्रेडिंग हो सकती है जॉब के साथ साथ? एक्चुअली मैं सबको एडवाइस करूंगा ट्रेडिंग के लिए अपनी जॉब ना छोड़ें, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए अपनी जॉब इसलिए ना छोड़ें कि ट्रेडिंग में एकदम से तो कामयाबी आपको मिलनी नहीं, धीरे 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 आपको साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत का अंदाजा होना है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस तो आप सीख सकते, कोई भी कोर्स कर लें, 2-3 महीने मेहनत करें, चार्टिंग करें, सीख जाएंगे। लेकिन साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट ये चीजें ऐसी हैं, इनको इंस्टॉल होते हुए बड़ा टाइम लगता है। तो अगर अपनी जॉब छोड़कर और डायरेक्ट ट्रेडिंग में आएंगे तो आपका किचन कैसे चलेगा? किचन नहीं चलेगा, आपको कर्जा लेना पड़ेगा। और जब ट्रेडिंग में आपको शुरू में प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो उसकी वजह से आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में आएंगे, और जब आपका मेंटल स्टेट बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी तो ट्रेडिंग तो आप कर ही नहीं सकते। तो मेरा मशवरा यही है कि इसे पार्ट टाइम ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, जो कि मैंने ऐसा ही किया, पार्ट टाइम ट्रेडिंग से स्टार्ट किया। इसको सीखते रहे, जॉब उस वक्त तक करते रहे जब तक इसमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो मैं सबको मशवरा कहूंगा कि अपनी जॉब ना छोड़ें, ट्रेडिंग के लिए कभी कर्जा ना लें और पार्ट टाइम स्टार्ट करें, इसे सीखते रहें, जितना टाइम दे सकते हैं इसे दें। जो टाइम पॉकेट्स अपनी लाइफ में से फाइंड कर सकते हैं उनमें इस चीज पर टाइम लगाएं, इसे सीखें। और जब तक आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते और एटलीस्ट आपका जो मंथली अर्निंग है आपकी सैलरी के डबल नहीं हो जाती, उस वक्त तक आप जॉब ना छोड़ें। माशाल्लाह आपके सिखाए हुए लोग जो है वो लाखों डॉलर कमा रहे हैं, इवन के उनके आगे सीखे हुए लोग लाखों डॉलर कमा रहे हैं। आपने अपना पहला 1 लाख डॉलर कितने अर्से में बनाया? या मेरा जवाब आपको सरप्राइज करेगा, मैंने 3-4 माह में ही बना लिए थे, लेकिन जुआ खेल के क्योंकि उस वक्त साइकोलॉजी का पता नहीं था, बनाए भी उड़ाए भी। रिमेम्बर के जब कोर्स खत्म हुआ तो तीसरे दिन मैंने एक ट्रेड पे 40,000 पाउंड बनाए, लेकिन जुआ खेला था तो क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं। तो ये काम बहुत पहले ही हो चुके थे जब हम जुआ खेलते थे। लेकिन हाँ, जब 3-4 साल के बाद ये समझ में आई और उसको प्रॉपर्टी ट्रेड करना शुरू किया तो उसके बाद दोबारा कभी एसएल तो हिट हुए, लेकिन अलहमदुलिल्लाह पैसा कभी लूज नहीं किया इस मार्केट में। अच्छा सर, पर्सनल सवाल है मेरा अपना कि आपने सीखा उन लोगों से है जिन लोगों ने मार्केट के अंदर एज अ सिंडिकेट ट्रेडर काम किया है, खुद एक स्मार्ट मनी थे, आपने उनसे 1-on-1 सेशंस लिए हैं, तो आपको कैसा महसूस होता था? जैसे मुझे तो बड़ा, मैं बता नहीं सकता कि क्या चीज बात है, आपको कैसा महसूस होता था कि यार मैं उनसे सीख रहा हूँ जो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं? एक्चुअली बड़ा बहुत ज्यादा प्राउड फील होता था। मेरा स्टार्ट 2012 से लंदन के एरिया में चेल्सी में रिवर साइड पे एक फॉर्म है, नॉलेज टू एक्शन या लर्न टू ट्रेड उनका नाम है। मैं वहां से स्टार्ट किया और उनके पास से विजिटिंग टीचर्स आते थे जो सेंट्रल बैंक्स के लिए काम करते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था कि जो एक्चुअल मार्केट मूवर्स हैं वो सामने बैठे हुए और वो बता रहे होते थे हम कैसे काम कर रहे थे। बड़ा सरप्राइज भी हुए कि उनमें बहुत से लोग बड़े सिंपल सिस्टम यूज करते थे। हाँ, उन्हें ऑर्डर बुक का पूरा नॉलेज होता था, ऑर्डर फ्लो का पूरा नॉलेज होता था, तो बड़ा प्राउड भी फील होता था। लेकिन एक चीज जो उस वक्त नहीं समझ में आ सकी, वो साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट में जोर देते थे और वो चीज हमारे दिमाग में इंस्टॉल हो ही नहीं सकी। मतलब उन्होंने कहा कि जी है, हमने सोचा कि नहीं हम थोड़े ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन जब मार्केट उठा के पटकती है तो फिर जाके आपको समझ में आती है। तो फिर ये चीज समझते समझते 3-4 साल लगे, जो कि उन्होंने हमें स्टार्ट में ही समझा। सर आप जाहिर बात है उनसे सीख रहे हैं जो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, तो फ्री में तो नहीं सिखाते होंगे, तो आपने कितना पैसा जो है वो सीखने में इन्वेस्ट किया है? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये इतनी क्रेजी मनी होती है, इतनी क्रेजी। जब मुझे याद है मैं पे करने लगा था, मेरे चचा ने मुझे रोका कि तुम पागल हो गए हो क्या? वो उधार भी चचा से ही लिया था कि इतना पैसा था। पहला कोर्स 2 दिन का था और लंदन में, तो पाउंड में उस वक्त तकरीबन 2400 पाउंड, यानी तकरीबन उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो $4,000 2 दिन के। और फिर एक एडवांस कोर्स तो $4,000 और चचा से उधार लेके पे। तो 3 दिन का फिर कोर्स था। तो चचा ने मुझे कहा कि मैंने कहा ये भी करना है। उन्होंने कहा ये कितने का? मैंने कहा ये जो है वो 5,500 पाउंड यानी $8,000 का है। तो उन्होंने कहा पहले वाले कोर्स के बाद तुमने क्या किया? मैंने कहा नॉलेज हासिल किया। उन्होंने कहा नहीं, पहले उससे पैसा कमा के दिखाओ। फिर मैं क्योंकि हमेशा से अपनी एजुकेशन के मामले में, पर्सनल इन्वेस्टमेंट के मामले में हमेशा मैं जिद्दी रहा हूँ, तो मैंने जिद करके मैंने कहा आप ये मुझे बताएं उधार दे रहे नहीं दे रहे, बाकी मुझे ज्ञान ना दें। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं आप नाराज होंगे। तो मैंने ये समझ लें कि अगर डॉलर में लगाया जाए तो 5 दिन के कोर्स में $12,000 लगा दिए थे। और उसके बाद सॉफ्टवेयर खरीदना $1,500 $2,000, तो कोई कह लो कि $20,000-25,000 तो शुरू के चंद सालों में लगा, सेल्फ लर्निंग के लिए और वो सारी चीजें। लेकिन हमारा यहाँ लोगों की अक्सर ये चीज होती है कि वो पैसा अपने ऊपर नहीं खर्च करते। बेसिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। आप गाड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, उनसे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अच्छी है कि आप खुद पे लगा रहे हैं
और एक ऐसा लेवल एरिया जिससे आप गाड़ियां, घर, बहुत सी चीजें बना सकते हैं बाद में। जी, मार्केट में ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट कुछ लोगों ने क्रिएट कर दिए हैं कि जी नहीं, आप सीखें नहीं से, ठीक है, यूट्यूब पे चले जाएं, फ्री कोर्सेज हैं, आप वहां से सीखें। और अगर आप किसी को सीखने के पैसे दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, या उन कोर्स कराने वाले को मंजन सेलर का नाम दिया जाता है। तो ये एक्चुअली ये तबका वो है जो इन चीजों से बहुत दूर है। और अगर यही लोग यूके या यूएस विजिट करें तो हैरान हो जाएंगे। वहां लोग पहले ये कोर्सेज करते हैं, बड़ी हैवी अमाउंट्स पे करते हैं, उसके बाद मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मेरे साथ बहुत लोगों की तादाद थी जिन्होंने मार्केट में ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं किया था, और मैंने भी उन्हीं की तरह एक्ट किया था कि मार्केट में ₹1 इन्वेस्ट किए बगैर $12,000 फुल लर्निंग पे खर्च कर दिए। उसके बाद भी नुकसान जरूर उठाए, लेकिन जिन लोगों के से सीखा, जो इस मार्केटिंग मूवर्स थे, उनसे सीखा, तो बहुत जल्दी कह लो कि इस बात का एहसास हो गया कि ये मार्केट किस तरह काम करती है और रिटेल ट्रेडर को कहां पर एज है। जबकि पाकिस्तान में यूजुअली ये होता है कि वो किसी भी टीचर को $200, $400, $500 पे नहीं करेगा, लेकिन $2,000 जो है वो मार्केट में डाल के उड़ा देगा, और उसे लगेगा कि मैं इतना लॉस करके सीख जाऊंगा। ठीक, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो लॉसेस कर करके, मैं जानता हूं, जो 8-8, 10-10 साल लगे सीखने में, लेकिन व्हाई नॉट पे समवन और अपनी लर्निंग कर्व को शॉर्ट कर लें। ये हमारी कॉम की समझ में ये बात नहीं आती। ये बाद दफा कहा भी है कि शॉर्टकट चाहिए ना, तो ट्रेडिंग के अंदर शॉर्टकट ये है कि आप उस बंदे से सीखो जो 10 साल एक्सपीरियंस रखता है या 5 साल का, और उसके पास जाके 5 महीने लगा लो। वो क्या होगा, 10 साल का पीरियड 5 महीने में, या 5 साल का पीरियड 5 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। और इससे ज्यादा क्या शॉर्टकट होगा। ऐसे ही है, मैंने रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को तकरीबन पाकिस्तानी ₹16 लाख रिसेंटली पे किए हैं 3-4 माह में। तो स्टिल मैं, अगर मुझे कुछ सीखना होता है, मैं एक्सपर्ट के पास जाता हूँ, उसको पे करता हूँ और सीखता हूँ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में समझते हैं कि जी टीचर को ही कहते हैं कि जी अगर ये इस काबिल होता तो ये पढ़ा क्यों रहा होता। यानी अगर आप फेवर भी दे रहे हैं और नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आपको ताने मिलते हैं कि आप तो बाहर से सीख कर आ गए और खुद पैसे कमाते हैं, जो कि मेरी टीचिंग का स्टार्ट बना कि खुद तो पैसे कमाते हैं और इल्म अपने जो है ना वो अपने सीने में रख के चले जाएंगे। अच्छा, जब फ्री सिखाना शुरू किया कि भाई चलो फ्री सिखा दें, तो कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, और उसको बिल्कुल एक खाला जी का घर समझा होता है कि जब दिल करे जाओ। तो वहां फिर फील होता है, ह्यूमिलेशन फील होती है कि यार मैं फ्री कोर्स भी करा रहा हूं, मैं इनके लिए मौजूद भी हूं और कोई सामने से सीरियस नहीं है। जब आप फी चार्ज करना शुरू कर दें कि सीरियस स्टूडेंट आए, तो फिर ये कहेंगे कि अगर आप इतना पैसा कमा रहे हैं तो फी क्यों चार्ज करने, मतलब आपको जिंदा नहीं रहने देना उन्होंने। तो ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ता है, मुझे भी बहुत फेस करना पड़ा, और दैट्स द वे टू गो। अच्छा सर, आपने ट्रेडिंग सिखाई है बहुत से लोगों को, आपने एक अरसा लगाया ट्रेडिंग के अंदर और कामयाब ट्रेडर पैदा किए पाकिस्तान के अंदर। आपके पास फीमेल्स भी आई हैं, मेल भी आए हैं, आपने किन लोगों को ज्यादा कामयाब देखा है? फीमेल ट्रेडर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही होती हैं या मेल ट्रेडर? देखिए, साइकोलॉजी वाइज अगर देखा जाए ना, तो बुनियादी तौर पर फीमेल को एज होता है, क्योंकि मर्द जो होता है ना, मर्द या मेल कह लें, कि ये बहुत ज्यादा रिस्क लेने का आदी होता है। ठीक है, बतौर मर्द हमारा रिस्क अनकंट्रोल्ड होता है, बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते, तो इसलिए हमें लो रिस्क अप्रोच पे जाने में अपने आप को, अपनी मेंटल स्टेट को मॉडिफाई करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जबकि फीमेल बाय बर्थ वो बहुत लो रिस्क के साथ चलती है, बहुत लो रिस्क के साथ अप्रोच करती है। तो अगर साइकोलॉजी वाइज देखा जाए तो एक फीमेल ट्रेडर जो है, एक फीमेल को ज्यादा एडवांटेज होता है साइकोलॉजी वाइज अच्छा ट्रेडर बनने का देन मेल। लेकिन फीमेल के पास फंड नहीं होते। वो कहते हैं हम घर में पैसे कहां से आएंगे। अब पाकिस्तानी सोसाइटी में फीमेल के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट आई, सबसे पहला तो इश्यू ये होता है कि उनको जो है ना, अगर वो अनमैरिड हैं तो बाप या भाई की तरफ से, और मैरिड हैं तो शौहर की तरफ से इस बात का सामना करना पड़ता है कि आप जुआ खेल रहे हैं, यह हराम काम है और फला। उनको नॉलेज नहीं होता, और अगर उस क्रिटिसिज्म को सह जाएं तो उनके मैरिड हैं और बच्चे हैं तो उनकी घर की जो मसरूफियात होती हैं उनसे टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, फैमिली की सपोर्ट नहीं होती। इवन मेल्स एज ए मेल हमें भी ये चीज प्रॉब्लम, हमें फैमिली का क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, मगर फीमेल और ज्यादा मुश्किल होता है उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तानी फीमेल्स अच्छी ट्रेडर हैं, हेड्स ऑफ टू देम, कि वो मेल से ज्यादा चैलेंजेस के बावजूद इस फील्ड में आई और उनको सीखा। तो फीमेल के लिए पाकिस्तानी सोसाइटी में कहा जाए तो चैलेंजेस बेनता है, लेकिन ये चीज मैंने इंग्लैंड में नहीं देखी। वहां पर जो है वो फीमेल ट्रेडर बनती हैं और जो है वो अच्छी प्रोफेशनल्स भी हैं, क्योंकि वहां पर सोसाइटी थोड़ा सा डिफरेंट है, फीमेल को थोड़ा सा ज्यादा या बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अच्छा सर, कोई भी एक दिन में अमीर नहीं होता। आपने भी एक अरसा लगाया, आप कह रहे हैं 4 से 5 साल अरसा लगा आपको साइकोलॉजी समझने में और एक गैम्बलर से दोबारा से एक ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में और कंसिस्टेंट
प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। आपकी क्या राय है कि एक नया बंदा आज से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, पॉडकास्ट उसने देखा, उसको चीजें समझ में, कहता है मैं चलो ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ, आप क्या उसको रोड मैप देंगे कि आने वाले 5 सालों में वो किस तरह से चले और क्या उसके जो है ना वो इनिशियल गोल्स होने चाहिए? देखिए, जब तक प्रॉब्लम ये कि स्टार्टिंग इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इंपॉर्टेंस साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट की है ओवर टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन जब तक टेक्निकल सीखेगा नहीं तो उसे साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये कैसे अप्लाई होती है। तो यूजुअली उनको ट्रेडिंग सीखनी होती है, ठीक है, और उसके बाद उस साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं। तो मेरा एडवाइस सबसे पहले नए ट्रेडर के लिए यही होगा कि वो बेशक YouTube से सीखें, या बेहतर होगा कि जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनको पे करें और उनसे पर्सनल कोचिंग लें, चाहे पाकिस्तान हो पाकिस्तान से बाहर हो। अब उसमें भी एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि बहुत सारे फेक लोग भी मौजूद हैं और आपको पता नहीं चलता कि रियल बंदा कौन है। मेरे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो 4-4-5 टीचर के पास से होकर आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि सर हमने तो इतना पैसा स्पेंड किया। मैंने कहा यही तरीका है, आपको पैसा स्पेंड करना पड़ता है और रियल जेन्युइन बंदा लाजमी नहीं आपको पहले स्टेप पे मिल जाए। तो वो क्या करेगा, जो आप YouTube से सीख के लॉसेस कर करके 7-8 साल में जो सीखोगे वो आपके लर्निंग कर्व को शॉर्ट करेगा, आपको जेन्युइन स्टफ बताएगा, आपको गाइड करेगा। टेक्निकल एनालिसिस में जैसे मैंने बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के बाद वॉल्यूम यूज करें, और जब टेक्निकल्स पे थोड़ी बहुत कमांड हो जाए और डेमो पे ट्रेड करना शुरू करें और साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें और ये अपने आप को यकीन दिलाएं कि दैट्स द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। इसके बगैर जैसी लिवरमोर भी 3 दफा बैंक करप्ट हुए और सर में गोली मारी। तो अगर कंपैरिजन करें, यानी मैं शुरू में मैंने अपने आप को, आपके पिछले सवाल की तरफ जाता हूँ कि मैंने अपने आप को कैसे बदला। मैंने सोचा कि जैसी लिवरमोर जैसा बंदा जिसकी लिखी हुई वॉल्यूम की किताबें 95 ईयर्स के बाद भी पढ़ाई जा रही है, फंड्स के नए ट्रेडर को दी जाती है, वो बंदा अगर 3 दफा बैंक करप्ट हो सकता है साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट को छोड़कर, तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और 2-3 दफा के बाद गोली मारनी पड़ी। तो उस कॉन्सेप्ट के बाद जो है ना मुझे फिर ये समझ लें कि ये चीज इंस्टॉल हो गई थी, हाँ जी यही चीज आगे लेके चलेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। तो नए बंदे को, नए ट्रेडर को जब वो कोई भी टेक्निकल मेथड सीख जाए तो उसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसको अपनी ट्रेडिंग पे इंप्लीमेंट करना चाहिए। जितना जल्दी वो ये काम करेगा उतना जल्दी वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। अच्छा सर, पूरा एक स्केच बना लिया है हमने ट्रेडिंग के अंदर, गैम्बलिंग, ट्रेडिंग, फॉरेक्स, क्रिप्टो और उसके बाद स्ट्रेटजीज, बहुत सी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, साइकोलॉजी को डिस्कस कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट को। अब बातें मेन टॉपिक की तरफ, क्योंकि देखने वालों को भी अब समझ आ गया होगा कि क्या चीज कहाँ से चल रही है। अब ये बताएं, एज अ मुस्लिम ह्यूमन बीइंग, हम मुसलमान हैं और हमारा पुख्ता ईमान है कि हराम चीजों से बचना है और हलाल की तरफ जाना। आया कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल या हराम? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये सवालात मुझसे बहुत लोगों ने किया और रिक्वेस्ट की कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए और हमें बताएं कि ये हलाल है या हराम है। तो बड़े अरसे से सोच रहा था कि वीडियो बनाया जाए, लेकिन चलें आपके प्लेटफॉर्म से ये बताने का मौका मिला कि यहाँ से शुरू करता हूँ कि मैं इस्लाम पे अथॉरिटी नहीं हूँ, एक तालिब इल्म ही समझ लें, बहुत कमजोर तालिब इल्म, लेकिन मेरे क्या कॉन्सेप्ट हैं, मतलब मैं क्यों इसे हलाल समझता हूँ, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैंने कहा जैसे अथॉरिटी नहीं हूँ। मलेशिया की अगर बात की जाए तो बहुत सारे जो मुफ्ती अकराम के फतवे हलाल के बारे में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के, पाकिस्तान में मेजॉरिटी इसको हलाल करार नहीं देते। तो मेरे क्या कॉन्सेप्ट हैं? देखिए, लोग सबसे पहले कहते हैं कि जी इसमें फिजिकल होल्डिंग नहीं होती, फिजिकल होल्डिंग नहीं होती इसलिए ये काम हराम है। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा सा गहराई में समझने की जरूरत है। मैं मिसाल दूंगा, हमारे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी से पहले हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के माल तिजारत लेके शाम गए और तिजारत की, तो एक्चुअली माल जो था वो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का था। ठीक है, लेकिन हमारे प्यारे आका ने उनके वकील के तौर पर, समझ लें आज की जो हम एजेंट कहते हैं कि वकील के तौर पर वो माल तिजारत से तिजारत की और मुनाफा कमाया और वापस उन्हें वो दिया। तो यानी इस्लाम में हम कह सकते हैं, अगर इस तरीका को देखें, कि वकील के थ्रू अगर आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो हलाल है। ठीक है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रोकर आपके वकील के तौर पे करता है, आपके पास फिजिकल होल्डिंग नहीं होती, लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं ब्रोकर के पास और ब्रोकर उसको डिपॉजिट करता है एलपी के पास। तो ब्रोकर की एक्चुअल जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास वो पैसा रखवाता है, यानी वो फिजिकल होल्डिंग उसकी होती है ब्रोकर की। तो अगर उस कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो मेरा ये नजरिया है, जो कि गलत भी हो सकता है। मेरे नजरिया है कि ब्रोकर मेरे वकील के तौर पर काम कर रहा है और मेरे वकील के पास फिजिकल होल्डिंग है, तो जो मैं बाय या सेल कर रहा हूं और अगर वो ए बुक कर रहा है, ठीक है, या उसको एलपी को भेज रहा है ट्रेड, तो ये बिल्कुल इसी तरह एक्ट करता है कि जैसे मेरा वकील मेरे बिहाफ में, मैं वकील को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं और मेरा वकील फिजिकल बाइंग सेलिंग कर रहा है।
दूसरा कॉन्सेप्ट है कि लेवरेज को कहा जाता है जी हराम है। अब लेवरेज का भी कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता होता बहुत सा, लेवरेज को हराम कहा जाता है। अब मैं इसमें सवाल करता हूँ, जो हराम कहते हैं लेवरेज को, लेवरेज किस तरह से हराम? कहते हैं आपका पैसा नहीं हो, अगर मेरा पैसा नहीं है तो वो एक कर्जा हुआ, ठीक है। इस्लाम में कर्जे हंसना लेना, कर्जे हंसना अगर आप लें, ठीक है, वो हराम नहीं है क्योंकि आप सूद दे नहीं रहे उसके ऊपर, ठीक है। अगर लेवरेज पे ब्रोकर आपको कुछ चार्ज नहीं कर रहा, आपको लेवरेज दे रहा है और उसको लेवरेज के बदले कुछ चार्ज नहीं कर रहा, तो वो एक कर्जे हंसना की शक्ल हुई, या हम उसे ले सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जी ब्रोकर स्प्रेड चार्ज करता है, वो समझते हैं कि लेवरेज एक कर्जा है और ब्रोकर स्प्रेड को सूद की सूरत में चार्ज करे, ऐसा नहीं है। अगर फर्स्ट ट्रेडिंग की बात की जाए तो लेवरेज के ब्रोकर कुछ चार्ज नहीं करता आपसे। जो स्प्रेड होता है वो बुनियादी तौर पे बिजनेस प्रॉफिट होता है। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं तो उससे के जी 1 किलो चीनी दे दें, चीनी 95 रुपए किलो दुकानदार खरीद रहा है और आपको 100 रुपए किलो बेच रहा है, तो वो 5 रुपए उसका स्प्रेड है, यानी उसका बिजनेस प्रॉफिट है। और बिजनेस प्रॉफिट तो हराम नहीं होता, तो स्प्रेड एक्चुअली ब्रोकर का बिजनेस प्रॉफिट है। और लेवरेज को आप कर्जे हंसना की सूरत में दे सकते हैं, तो मुझे इसमें हराम नजर नहीं है, ठीक है। यानी मैं ये सोचता हूं कि मैं मरने के बाद कब्र में या हशर में अल्लाह के सामने जाऊंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। अगेन मैं गलत हो सकता हूं, अगर गलत है तो अल्लाह ताला मुझे मेरी रहनुमाई फरमाए, बट ये मेरा यकीन है कि लेवरेज इस तरह को हम हराम में नहीं ले सकते। अगर सूद की बात की जाए तो जो ओवरनाइट चार्जेस होते हैं जिसको स्वैप कहते हैं, वो यकीनन सूद है, ठीक है, वो यकीनन सूद है। तो उसके लिए ये कर सकते हैं आप, ब्रोकर इस्लामिक अकाउंट ऑफर करते हैं, स्वैप फ्री अकाउंट ऑफर करते हैं। तो अगर आप स्वैप फ्री अकाउंट पर ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सूद इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ये चंद बुनियादी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पे अक्सर लोग कहते हैं हराम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हराम काम नहीं है। आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, और मुझे यकीन है कि लोगों को भी इस चीज के बारे में अब सही से पता चल गया होगा कि लेवरेज क्या है, स्प्रेड क्या है, और जो फिजिकल होल्डिंग की बात कह रहे होते हैं उसमें जो है वकील के थ्रू आप बाइंग सेलिंग करें। मैं एडिशन करूं, लोग जो है वो गरर का इस्तेमाल करते हैं कि जो चीज कब्जे में ना हो, उस चीज की अथॉरिटी आपके पास नहीं है, तो वो भी एक तरह से हराम का ही कंसेप्ट होता है। और वहां पर हदीस कोट की जाती है जिसका समझने की एक मतन है इस तरह से कि जो चीज आपके कब्जे में नहीं है वो जुआ है, ठीक है, वो हराम। अब बात की जाए तब उस दौर के अंदर जो है वो इस तरह के कोई टूल्स अवेलेबल नहीं थे कि जिसके ऊपर कोई गारंटी लिखी जा सके, जिसमें कोई जमानत दी जा सकती हो। तो इसलिए वहां पर ये चीज, मैं भी गलत हो सकता हूँ, कि बताई गई थी कि जब तक तुम किसी चीज को अपनी मलकियत में ना ले लो, तुम्हारे पास ना आ जाए, उसकी पेमेंट नहीं करो, क्योंकि पेमेंट कर दोगे अगला मुकर जाएगा, अपनी जुबान से फिर जाएगा। तो इसलिए वहां पर ये बात उस दौर में, अब तो हम स्टाम्प पेपर भी कर लेते हैं, वो एज अ गारंटी यूज हो जाता है। बहुत सी प्रॉपर्टीज सेल हो रही है जिसमें क्या होता है, 1 साल बाद पूरी पेमेंट होनी होती है, इनिशियल पेमेंट पर क्या करते हैं, कब्जा लेके घर में बैठ जाते हैं, ठीक है ना। या फिर फाइल सिस्टम चलता है, फाइल मिल जाती है, वो पेमेंट करते रहते हैं, कुछ नहीं पता प्लॉट भी इवन कहाँ पे है। और बहुत सारे मुफ्तियान इकराम ने इसको हराम भी कहा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम मार्केट्स की बात करें जहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है, गल्ला मंडी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बोली लगाई जाती है, और वहां पर भी उसका एक चौथा हिस्सा दिया जाता है कि मैंने इस रेट पर इतने मन चीज जो है वो खरीद ली है, तो उसकी ये इनिशियल पेमेंट है, बाकी पेमेंट अगले हफ्ते में करूंगा। तो वो चीज भी तो फिर कैसे हलाल है, और ये चीज फिर कैसे? बात फिर वहीं पे आ जाती है, अगर आपका वकील, आपका एजेंट के पास फिजिकल कब्जा है तो वो हलाल है। तो जैसे मैंने कहा कि ब्रोकर एलपी के पास पैसा रखवाता है तो उसकी एक्चुअली फिजिकल होल्डिंग होती है, ठीक है। तो जब उसकी फिजिकल होल्डिंग है, वो पैसा उसने रखवाया हुआ है, तो आपके वकील के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। जो वकील के तौर पर रिएक्ट कर रहा है तो ये बिल्कुल मेरे नजदीक इस्लाम के ऐन मुताबिक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, और जैसे मैंने कहा कि अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमाए अगर मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट ये है, इस वजह से मैं अभी तक फॉरेक्स ट्रेडिंग से जुड़ा हूँ और इसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम। डेफिनेटली सर, जब आपके पॉइंट्स क्लियर होते हैं ना तो फिर ही आप पैसा भी बना सकते हो, और कंफ्यूजन का शिकार हो, आप कॉन्फिडेंस नहीं बहाल कर पाओगे और उससे अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। लेवरेज अगर आपको कर्जा हंसना मिलता है, लॉस होने की सूरत में फिर हम जो है वो कर्जा हंसना कैसे वापस करते हैं? देखिए, पहले के जमाने में ये होता था कि ये कर्जे हंसना आप इसे समझ लें, और लेवरेज की सूरत में आपको वो लॉस भी हो जाता था जो आपका पैसा नहीं होता, या आपके अकाउंट में $5,000 हैं और लॉस आपको $10,000 का हो गया, तो ब्रोकर एक्चुअली आपको आपके घर पे लेटर आता था, वो कहता था कि जी $5,000 डिपॉजिट कराएं, ठीक है। अब उस चीज को उसने खत्म कर दिया कि नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन, यानी उन्होंने वो लॉस अपनी तरफ ले लिया कि वो कर्जे हंसना दे रहे हैं कि जी बिजनेस करें, लॉस हुआ हमारा, ठीक है, लेकिन सूद नहीं ले रहे उसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा कर्जा जिसपे सूद ना लिया जा रहा हो, अब वो हराम नहीं हो सकता। नेगेटिव प्रोटेक्शन के अंदर सर ये भी चीज है ना कि वो लॉस उतना ही होता है जितना आपका एक्चुअल बैलेंस होता है, उतना बैलेंस उठा लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, और ट्रेड वहां पे खत्म हो जाती है। जिस एलपी के साथ चल रही होती है वहां भी ट्रेड खत्म हो जाती है। सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, फिर मर्चेंट नेवी में एज अ मरीन इंजीनियर भी काम किया आपने। तो ये इतनी लेविश लाइफ, वहां पे बहुत हाई सैलरी मिलती है, 10-15 लाख रुपया मंथली आ रहा होता है,
इतनी लग्जरियस लाइफ छोड़ के ट्रेडिंग का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि ट्रेडिंग में तो अक्सर औकात वही बंदे जा रहे होते हैं जो कि 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं, सैलरी कम है, स्ट्रगलिंग लाइफ है, वो चाह रहे होते हैं कि चलो यार सुकून की जिंदगी हम जो है वो जी लेंगे अगर ट्रेडिंग करेंगे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे इस वक्त 3 भाई हैं। 2 भाई चीफ इंजीनियर के तौर पे इंग्लैंड में हैं, काम करते हैं। तीसरे भाई भी चीफ इंजीनियर बनने वाले हैं। तो ये सवाल आपका ठीक है, लेकिन ऐसे में मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि शादी के बाद मेरी वाइफ की तरफ से एतराज हुआ कि नहीं आप जो है ना शिप पे जाते हैं ज़्यादा टाइम के लिए तो उससे लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो ये समझ लें होम मिनिस्टर की तरफ से मुझे प्रेशराइज किया गया कि अपनी फील्ड चेंज करें, क्योंकि मैं ट्रेडिंग सीख चुका था, ट्रेडिंग पे काम कर रहा था और मैं प्रॉफिटेबल हो चुका था पार्ट टाइम। तो इस वजह से फिर मैंने रिलाई किया और अपनी फील्ड छोड़ी और ट्रेडिंग को एज अ कैरियर अपना लिया। सही। सर ट्रेडिंग के अलावा आपका क्या मुश्किला होता है? ट्रेडिंग में बहुत सी डिप्रेशन, स्ट्रेस और मराहिल से गुजरना पड़ता है, फिर फैमिली भी है, तो ट्रेडिंग के अलावा डेली की रूटीन क्या होती है आपकी? ट्रेडिंग के अलावा मैंने जो है वो रिसर्च को एक बहुत बड़ा अपने लाइफ का टाइम दिया हुआ है, जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड ही फाइनेंशियल टूल्स हैं जो डिजाइन करता हूँ। और आजकल तो सारी जो मेहनत और रियाजत है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रही है, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिंग को भी बहुत रिवोल्यूशनाइज करने जा रहा है। तो इस वजह से अपनी ट्रेडिंग से हटकर मैं इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसेंटली मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोर्सेज किए हैं, उसमें करने जा रहा हूँ। और अगर उनसे हटकर बात करें, डैश से हटकर बात करें, तो एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग में उठ के मुझे अच्छा लगता है। स्विमिंग का बहुत शौक रहा है, अच्छा स्विमर भी रहा हूँ। और तो यानी अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए इनसे तो स्विमिंग, उसके बाद क्रिकेट और फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। अच्छा सर, माशाल्लाह ये एक अच्छी मोटिवेशन भी है हमारे लिए और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको फॉलो करें। पर्सनली मेरी कोशिश होती है कि मेरे टीचर जो कह रहे हैं मैं उनको फॉलो करूं। सर आज का पॉडकास्ट जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश हैं, जो भी ममालिक हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अहम पॉडकास्ट है। और ये इसको बार बार सुनेंगे तो फिर ही चीज़ों की समझ आएगी और क्या बातें हुई हैं उनको लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप उनको याद रख पाएंगे। और ट्रेडिंग करने से पहले उनको जब एक बार पढ़ लिया करेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और डेफिनेटली प्रॉफिट भी होगा आपको ट्रेडिंग के अंदर। तो सर आप आखिर में क्या एडवाइस करेंगे जो कि बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट करने वाले हैं या जो ट्रेड कर रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगे कि किस तरह से वो मजीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, मशवरा मेरा यही होगा जो आपके एक सवाल के जवाब में भी दे दिया कि किसी भी ऐसे इंसान से सीखें जो इस मार्केट में महारत रखे। उसको पे करना पड़ा है, पे करें, क्योंकि वो अपना टाइम आपके साथ स्पेंड करेगा। आप खुद भी सीख सकते हैं, लेकिन ये जर्नी आपकी 5-10 साल पे चली जाएगी। और जिंदगी, देखिए, टाइम इंपॉर्टेंट होता है, पैसा नहीं। टाइम इज मनी। तो अगर अपना टाइम कट कर सकते हैं और कोई ऐसा बंदा जो एक्सपर्ट है वो आपको सिखा सकता है, उसको पे भी करना पड़ता है, जो कि यूएस यूके में यही कॉन्सेप्ट है, तो उसको पे करें ताकि आपका लर्निंग कर्व शॉर्ट हो। इस सर्च में आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो खुद भी महारत नहीं रखते, बट यही रास्ता है एक सही इंसान तक पहुंचने का। तो आपका लर्निंग कर्व शॉर्ट हो जाए। खुद सीखना चाहें खुद भी सीख सकते हैं। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद कम से कम जिस मेथड पे भी काम कर रहे हैं, कम से कम 100 डेमो ट्रेड करें। एक मेथड को पकड़ें, एक पेयर को पकड़ें और एक टाइम पकड़ें और कम से कम 100 ट्रेड करें और आपका पूरा मेथड पेपर पे होना चाहिए। उससे आपको डिसिप्लिन और साइकोलॉजी की अहमियत का अंदाजा होगा। साइकोलॉजी, डिसिप्लिन को भी पढ़ें। मार्क डगलस की बुक्स हैं, द डिसिप्लिन ट्रेडर और ट्रेडिंग द जोन, मेरे ख्याल में जैम बुक्स हैं इसके ऊपर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, उनको पढ़ें। मार्टी शेगर को पढ़ें। इनको पढ़ने के बाद आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत का अंदाजा होगा। और फिर जब भी ट्रेड करें, जैसे मैंने कहा कि मेथड टू मेथड स्विच ना करें, एक मेथड पकड़ें, उस पर कम से कम 100 डेमो ट्रेड करें, रूल्स को चेंज किए बगैर। और इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की रेसिपी समझ में आए। चलें सर, बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने इतनी मसरूफियत में से जो है वो हमें टाइम दिया और हमारी ऑडियंस को जो है वो इतना इल्म दिया। और मेरे ख्याल से ऐसा इल्म नहीं अवेलेबल, मैंने नहीं देखा था, ना मुझे यूट्यूब पे मिला, ना कहीं आर्टिकल्स में मिला, जो कि आज आपने शेयर किया है। और बिलखसूस हलाल और हराम को लेके जो कॉन्सेप्ट आपने क्लीन किया है, उससे हमारे मुफ्तियाने कराम जो हैं उनको भी मदद मिलेगी। वो जो रिसर्च कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि इसको हलाल कहें या हराम के, वो भी इसको बेहतर अंदाज में जो है वो सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और मेरी भी यही कोशिश रही है कि हम चीज़ों को जितना बेहतर हो सके, आसान हो सके और सही मायनों में जो है वो लोगों को बता सकें। तो वंस अगेन सर, बंडल ऑफ थैंक्स, आप आए, अपना टाइम दिया। तो आप लोगों को अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसको डेफिनेटली अच्छे लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए
तो उसके लिए आपको डेफिनेटली कमेंट करना पड़ेगा और कमेंट में अपने सवाल देना, जो सवाल आपके माइंड में हैं या जो कवर नहीं कर सकते। तो अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।